जयतुले आयु माँ शक्ति। आज साजय चंद्रन का क्रमांक है 772। दिन सोमवार, तारीख 23 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय वैभव गोयल जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और आपका जो विषय है वो है टैक्सेशन के ऊपर, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट। इससे पूर्व इसमें दो विषय में जो आदरणीय गणेश पुरोहित साहब, जो कि हमारे जबलपुर से हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो थोड़ा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं आदरणीय मुकुल गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आदरणीय श्री गणेश पुरोहित साहब के विषय में बताएं। आदरणीय मुकुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और सभी का नमन। अ, गणेश पुरोहित साहब के बारे में इंट्रोड्यूस करना तो वाकई सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। हमारे टैक्सेशन जगत में आप बहुत ही सौम्य और बहुत ही गंभीर प्रकृति और गंभीर विचारों का व्यक्तित्व है आपका। और आपका मान सम्मान ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स में अ, बहुत ही एक समझदार व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। सभी लोग इनके जो भी ये बात कहते हैं उसको मानते हैं। हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आज से 5 वर्ष पूर्व, और बड़े अच्छे कार्य इन्होंने किए अपने समय में। आप जबलपुर को बिलोंग करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि इन्होंने 2 या 3 कॉन्फ्रेंसेस जो इन्होंने की जबलपुर में, तीनों में मुझे जाने का सौभाग्य रहा। और आपके घर भी मैं गया, आपने बड़ा पर्सनल टच के साथ हम लोगों को जबलपुर बुलाया। अ, बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंसेस आप करते हैं। अ, और ना सिर्फ आप टैक्सेशन जगत के बारे में, मतलब अदरवाइज जो आपका एक संपूर्ण व्यक्तित्व है वो एक बड़ा अट्रैक्टिव व्यक्तित्व है। आपसे बात करने में हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। समय बिताना आपके साथ एक बहुत ही मजा आता है बातचीत करके। कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं हम जब भी आपसे बात होती है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं गणेश पुरोहित साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विचार हमारे सामने रखें। वैभव जी से मैं एक प्रश्न थोड़ा सा, अरविंद जी अगर वो बाद मैं में रख करूं। लेंगे सर, अभी रख लेते हैं तो या आप उनको नहीं, बता वो दीजिएगा शायद उसमें कहीं ना अपने कहीं। अच्छा, ठीक एक है। जनरल प्रश्न है, तो हो सकता है कि अपने उद्बोधन में उसको अगर शामिल कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, एक व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है जर्मनी का, एम्प्लॉयड है जर्मनी में, वहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहां सैलरी आती है, उसमें जो ड्यू टैक्स बनता है वो देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व उनको विल के थ्रू एक रेजिडेंशियल हाउस जो उनकी मदर का की डेथ के बाद मिला, उसमें अभी कोई रेंट पर नहीं है, उनके फादर रहते हैं वहां। बट यदि रेंट आए या विल के थ्रू जो कुछ एफडीज या डिविडेंड्स उनके पास आते हैं, उसको जो ट्रीटीज हैं हमारी डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, अवॉइडेंस ऑफ ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी या एफटीए या इस तरह की, उसके तहत क्या फायदा मिल सकता है? क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि आजकल इंडियंस, चूंकि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है एआई के थ्रू या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो शेयर कर रहे हैं। और वहाँ यूएस में या यूके में उनको पास नोटिस जा रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस के पास। तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए वहां उन व्यक्तियों को, और क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? धन्यवाद। आदरणीय गणेश पुरोहित साहब, मुकुल जी इसमें ऐड कर देता हूँ कि सर। हमारे पुरोहित साहब कितने वो हैं, जब आपको कोई मोमेंटो था और वो आपका रह गया था, तो पुरोहित हम्म। साहब ने जो है वो मोमेंटो स्पेशल आपका ट्रेन बजाया था, क्योंकि उसमें या उसमें तो उसमें मैं भी आपके साथ ही था उस वक्त में ट्रेन में। ये मैं ये कहने वाला था। सर, अ, आज का टॉपिक जो है वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारा भारतवर्ष जो है सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है आफ्टर ब्राजील।
और आप प्रत्येक व्यक्ति का या तो कोई रिश्तेदार या कोई उसका निकट का व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश में रह रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ में टॉपिक बहुत वास्ट भी है। तो मैं समझता हूं कि जो आज गोयल जी को सिर्फ 20 मिनट का समय दिया गया है वो उनके साथ अन्याय है, क्योंकि 20 मिनट में इतने बड़े टॉपिक को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो वर्ड एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, और एनआर, नॉट नॉन रेसिडेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट जो इंडियन ओरिजिन का है, जिसके फादर या ग्रैंडफादर इंडिया में पैदा हुए थे, तो ही इज नोन एज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आगे जाकर के अगर किसी दूसरी कंट्री का रेसिडेंट भी हो गया है तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। और अभी हमारे कुछ लॉ भी ऐसे अमेंड हुए हैं कि डुअल सिटीजनशिप तरह के दे रहे हैं, जिससे पीआईओ कार्ड इशू कर देते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को, तो उनको बार बार इंडिया आने के लिए वीसा नहीं लेना पड़ता। वो पीआईओ कार्ड इटसेल्फ इज ए वीसा। यहां आज हम टैक्स के इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो एनआरआईज हैं वो दो एक्ट से गवर्न होते हैं। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन जहां तक हमारे इनकम टैक्स एक्ट का सवाल है तो हमको फिर वैसे डेफिनेशंस ऑफ नॉन रेसिडेंट जो है वो दोनों एक्ट में अलग अलग है, परंतु यहां हम टैक्सेशन से डील करने के लिए और उसी के पर विचार करने के लिए बैठे हैं। इसलिए हमको खाली इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान है वही हमको लागू होंगे। साथ में हमको डीटीए, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हर एक कंट्री के साथ अलग अलग है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। परंतु बाई एंड लार्ज अगर हम नॉर्मल इनकम और नॉर्मल टैक्सेशन को देखें तो डीटीए से उसके ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। डीटीए का प्रभाव पड़ता है जहां इंडस्ट्रीज वगैरह हों और दूसरे जो हमारे हाई लेवल के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें डीटीए की मेरा लगता है जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मली जैसे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य फॉरेन में जाकर के रह रहा है, वहां बस गया है, वहीं पे काम करता है, या कोई व्यक्ति टेम्परेरीली भी मान लीजिए काम करने के लिए फॉरेन गया हुआ है और वो 182 दिन से ज्यादा अगर वहां रह गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ही एनआरआई ही बिकम्स ए नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए या नॉन रेसिडेंट एज सच के लिए जो क्राइटेरियाज इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं उसको वैभव जी का सब्जेक्ट है, उसमें मैं ड्वेल नहीं करूंगा। वो अपने को एक्सप्लेन करेंगे कि हमको क्या कंडीशंस उसमें देखनी होती है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज जो हमको समझने की है वो ये है कि अगर एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो उसकी जो केवल इंडिया में इनकम है उस पर ही उसको टैक्स दे होगा। मगर अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होगा। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी इनकम उसने कमाई है और वो रेसिडेंट इन इंडिया है, जो रेसिडेंट की डेफिनेशन आपको वैभव जी बताएंगे, उसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं, और वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको ये डिटरमिन करना जरूरी होगा कि वो व्यक्ति रेसिडेंट है या नहीं है। और अगर रेसिडेंट है तो ही हैज टू ऑफर टोटल ग्लोबल इनकम फॉर टैक्स इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स ही विल गेट बेनिफिट ऑफ द टैक्स व्हाटएवर ही हैज पेड इन फॉरेन कंट्री, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। अब ये हमारे जो टैक्सेशन का सिस्टम है इसमें कई ऐसे फर्क हैं, जैसे कि एटीसी में कुछ चीजों में हमको डिडक्शन एनआरआई को भी मिलता है, कुछ चीजों में नहीं मिलता है, जैसे पीएफ का उसको डिडक्शन नहीं मिलता है। ऐसे ही कई हैं जो अगेन मैं वैभव जी के लिए छोड़ता हूं कि उसकी डिटेल्स वैभव जी बताएंगे। मैं खाली आपको जनरल सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। एग्जम्पशन लिमिट का एडवांटेज नॉन रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट दोनों को समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी जो टैक्सेशन की हमारी लाइबिलिटीज है, जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है, वो एनआर पे भी लागू होता है, नॉन रेसिडेंट पे भी लागू होता है, उसको एडवांस टैक्स देना है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी, जैसा कि आप मुकुल जी का प्रश्न था कि अगर प्रॉपर्टी उसको मिली है बाय इनहेरिटेंस और बाय विल, तो वो प्रॉपर्टी जो मिली है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो यहां पर इंडिया में उसको इंडियन इनकम टैक्स देना होगा, और फॉरेन में उसको ग्लोबल इनकम, क्योंकि वो टैक्सेबल है, जैसे अगर यूएस में है वो व्यक्ति तो उसको यूएस का जब वो रिटर्न भरता है तो उसको अपनी ग्लोबल इनकम दिखानी होगी। तो यहां पर जो भी इनकम उसको हो रही है, चाहे वो डिविडेंड से हो चाहे इंटरेस्ट से हो, किसी भी रूप में हो, तो वो इनकम पर भी उसको वहां शामिल करनी चाहिए अपने रिटर्न में, और उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
वैसे हमारे यहाँ और यूएस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ का वहाँ ज्वाइंट रिटर्न जाता है, हमारे यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेट रिटर्न जाता है, और हमारे यहाँ एचयूएफ भी सेपरेट है। तो एक जो रिक्वायरमेंट है फटका का, फॉरेन, उसका जो डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है कि हमारे पास कोई फॉरेन इनकम नहीं है। तो आजकल चूंकि सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है, और जैसा आपने बताया कि एआईआर में इंफॉर्मेशन आती है, तो दैट इज बीइंग शेयर्ड। आजकल जो हमारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि स्विट्जरलैंड हैज आल्सो नाउ स्टार्टेड शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बैंक अकाउंट्स। तो वो इंफॉर्मेशन भी आजकल यहाँ आने लगी। तो इसी तरह से डबल टैक्स बेनिफिट का हर एक कंट्री में प्रावधान रहता है, क्योंकि ग्लोबल इनकम जब वो असेस कर रहे हैं तो जिस कंट्री की वो इनकम आ रही है उस पर आपने जो टैक्स दिया है नॉर्मली दैट इज गिवन सेट ऑफ वेयर एवर द ग्लोबल इनकम इज असेस्ड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोई विशेष इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति टैक्स देना नहीं चाहता कोई भी, और सर्टेन लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे कि यूएस का एक लॉ है कि अगर $10,000 से ज्यादा का आपका बैंक में जमा है इंडिया में, या इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने वहां डिक्लेयर नहीं किया तो वहां पर आपको जेल भी हो सकती है, और वहां के लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी वायलेशन पाया गया तो वहां छोड़ते नहीं है। अब आजकल इंडिया में भी धीरे धीरे वैसे ही होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रोसिक्यूशन अभी हमारे यहाँ फिर भी उतने नहीं हैं जितने फॉरेन कंट्रीज में है। लाइक जर्मनी में है, जर्मनी में आपने देखा होगा कि वो जो टेनिस प्लेयर थी उसके फादर को भी जेल हो गई, उसने उनके अपने लड़की के इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गड़बड़ी कर दी तो ही हैड टू गो टू जेल। तो वैसा अभी फॉर्चुनेटली इंडिया में भी धीरे धीरे हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी जी और स्ट्रिक्ट कर दें, कर तो रहे ही हैं, मोदी छोड़ेगा तो नहीं किसी को, ये तो पक्की बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमसे हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बिकॉज वी आर इन टैक्स प्रैक्टिस। तो फॉरेन में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं नॉर्मली उनके प्रश्न हमको आते हैं। एक प्रश्न जो बहुत आता है विशेष रूप से कि जो वहां से परमानेंटली वापस शिफ्ट हो रहे हैं तो उन पे टैक्सेशन का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं चाहूंगा कि वैभव जी उसको भी एड्रेस करें, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि जिस साल में वो आ रहा है उस साल में उसको ऐसा प्लान करना चाहिए कि ही शुड नॉट बिकम रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट इन दैट ईयर। और एक और टर्म जो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहले तो ये था कि एक बार अगर आप फॉरेन से इंडिया आए तो वहां की जो आपकी आमदनी होती थी या वहां से जो असेट्स लाए उनके जो डिपॉजिट्स होते थे उस पर 9 साल तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लॉ चेंज कर दिया गया है। अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है वो वैभव जी हमको बताएंगे। तो वो भी चेंजेस हो गए हैं, तो वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई टैक्सेशन। और जहां तक कुछ अब आजकल जैसे डिविडेंड पहले पूरा एग्जाम था, अब आजकल डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इसमें सब में बहुत सारे एज ए एनआरआई यू गेट मैनी बेनिफिट्स। अगर जैसे एनआरआई ने कोई एफसीएनआर डिपॉजिट कर रखे हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में तो दैट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इट इज 100% फ्री। तो इस तरह से कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पर डेलिब्रेशन की जरूरत है। अगर हम उनको डिटेल में समझना चाहें तो मैं समझता हूं कि उसमें काफी समय हमको वैभव जी को देना चाहिए, तो मैं और अधिक वैभव जी के समय को नहीं लूंगा। और मेरा ख्याल है कि मैंने सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उसके बाद अगर जो आवश्यकता होगी तो फिर हम और वैभव जी प्रयास करेंगे आपको और कोई प्रश्न होंगे तो क्लैरिफाई करने के लिए। और आपने मुझे ये अवसर दिया मित्रों से मिलने का, और मैं शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अभी हम सब साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके दर्शन कल भी हुए थे, आज फिर हो रहे हैं। तो और बहुत ही बढ़िया मैं समझता हूँ कि शर्मा जी ने बड़ा एक एजुकेशन का बहुत सुंदर प्रोग्राम ये चालू किया हुआ है कि जो इंटरेस्टेड हों वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये सर आपका लिंक मैंने अपनी फैमिली के लिंक में भी डाल दिया है यूएस में, लेकिन इट इज टू अर्ली मॉर्निंग, तो पता नहीं वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। मगर मैंने डाल दिया तो यूट्यूब में तो देख ही लेंगे वो। यूट्यूब पर जी हाँ, यूट्यूब पर जाएगा। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आई विल हैंड ओवर द माइक टू बैक टू यू सर। थैंक यू। प्रोफेसर वैभव जी के लिए टाइम 20 मिनट नहीं 40 मिनट का है सर वैसे लीगली, क्योंकि वो आज जैन साहब नहीं आ रहे हैं। और 40 मिनट में अच्छा। वैभव जी आप जो है अपने हिसाब से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय की कोई वो नहीं है, जब तक आप चाहें। स्क्रीन देनी है क्या आपको? नहीं नहीं सर। ठीक है। रोहित सर का बहुत धन्यवाद, गुप्ता सर का बहुत धन्यवाद, शर्मा सर का भी धन्यवाद, नायब साहब का भी धन्यवाद।
जैसे रोहित सर ने काफी सारी भूमिका बांधी है ऐसे, है ना। अब उस पे मैं खरा कितना उतर पाता हूँ ये तो समय बताएगा। अभी हम जैसे पहले सर गुप्ता सर के सवाल से ही चलते हैं। जैसे रोहित सर ने भी काफी हद तक जवाब दिया कि भाई वो जर्मनी में एक व्यक्ति रेजिडेंट है और वो वहीं पे अपना टैक्सेशन निर्वाह कर रहा है, और उसका इंडिया में भी विल से कुछ इनहेरिटेंस आया। जब उसको इनहेरिटेंस के रूप में कोई प्रॉपर्टी आई, वो उसको आगे वाले समय में रेंट आउट करना मांगता है, या उससे जो रेंटल इनकम आएगी, उसके पास एफडीआर हैं, उस एफडीआर पे इंटरेस्ट इनकम अर्न होगी, उसके बाद कुछ डिविडेंड है जो इंडिया में भी टैक्सेबल है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो ये चीज टैक्सेबल हो रही है कि ये इंडिया में टैक्सेबल, जैसे सर ने सवाल था डीटीडब्ल्यू के एग्रीमेंट के बारे में कि क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हर कंट्री के साथ एक स्पेसिफिक डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट होते हैं इंडिया के। तो जैसे रेंटल इनकम की बात की, जितने 2-3 एग्रीमेंट जैसे मैंने पढ़े हैं, तो रेंटल इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। एफडी की जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। डिविडेंड इनकम अगर इंडियन कंपनी से आ रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बिकॉज ये सोर्स है उसका इंडिया में। अब हमें जर्मनी के लॉ को भी देखना पड़ेगा साथ साथ में, कि जर्मनी के लॉ में अगर व्यक्ति वहां का रेजिडेंट है तो वहां सिर्फ सोर्स कंसेप्ट लगता है या रेजिडेंस कंसेप्ट लगता है जर्मनी के लॉ के हिसाब से। अगर जैसे इंडिया में लगता है कि इंडिया में हम सोर्स कम रेजिडेंस कंसेप्ट दोनों लगाते हैं, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो अगर इंडिया में सोर्स है टैक्सेबल इंडिया में रहेगा, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है तो हम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करते हैं। तो अगर सिमिलर कंसेप्ट जर्मनी के टैक्सेशन लॉ में होता है तो सारी उसकी ग्लोबल इनकम वहां पे टैक्सेबल है। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका बेनिफिट वही ले सकते हैं हम जहां पे हम रेजिडेंट हैं। सिंस हम इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हैं और हम जर्मनी के लिए रेजिडेंट हैं, तो ये इनकम पे जो इंडिया में हम टैक्स दे रहे हैं वो इनकम का टैक्स का बेनिफिट हैज टू बी गिवन इन जर्मनी। हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का एग्रीमेंट इंडिया में नहीं दे पाएंगे, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट हम जर्मनी में दे पाएंगे। फिर हमें सर दूसरी इशू देखना है कि वेदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में हम जर्मनी के साथ जो एग्रीमेंट है वो एग्जेम्पशन मेथड पे चलता है या क्रेडिट मेथड पे चलता है। अब सर अगर एग्जेम्पशन मेथड पे ये होता है कि अगर आपने किसी इनकम पे या किसी एसेट के एक्विजिशन पे इंडिया में टैक्स दे दिया है, वो टैक्स उस एसेट उस इनकम पे हम जर्मनी में टैक्स नहीं लेंगे, है ना। आई डोंट नो अबाउट जर्मनी की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किस तरह से है, आई एम टॉकिंग जर्नल पार्लेंस की, अगर जिससे सर हम दो चीज समझ पाएंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो एग्जेम्पशन और क्रेडिट मेथड है उसको भी हम इस तरह से समझ लेंगे थोड़ा सा। तो अगर इंडिया में हमने एफडी या इंटरेस्ट पे टैक्स दे दिया है तो उस इनकम पे जर्मनी सेज कि भाई वी विल नॉट एक्सरसाइज आवर राइट ऑफ टैक्सेशन, तो हम उसको वहां पे टैक्स नहीं करेंगे। और इट इज अ कंप्लीट एग्जेम्पशन मेथड, जो कि जनरली जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मैंने स्टडी करे हैं उनमें क्रेडिट मेथड ही फॉलो होता है। क्रेडिट मेथड का क्या मतलब है सर, जैसे हम इंडिया के संदर्भ में समझते हैं कि इनकम हमने टैक्स ऑफर कर दी एक यूके में, इंडियन रेजिडेंट ने, तो वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। सपोज 100 रुपीज के ऊपर उसने 10% का टैक्स यूके में पे किया, 10 रुपीज का, और 100 रुपीज के ऊपर वो जब इंडिया में क्लब होगी तो उसको 23% का टैक्स रेट लगता है, तो इंडिया में उसको 23% का टैक्स देना है। तो जो 10 रुपीज उसने यूके में दिए हैं वो इंडिया में उसको एग्जाम उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आउट ऑफ 23 रुपीज he would get a deduction of 10 rupees, thereby he would have to discharge an additional liability of 13 rupees। और अगर सपोज इंडिया में वो इनकम अगर टैक्सेबल रेट जो है वो लेस देन 10 हो जाता है, सपोज 7% 8% आ जाता है, देन द बेनिफिट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 7%। और जो हम सब फॉरेन टैक्स के जो अमाउंट की जो हम बात करते हैं, तो फीस अगर उन्होंने वहां कोई फीस पे करी है, कोई इंटरेस्ट पे किया है, कोई पेनल्टी पे किया है, तो वो भी उसको उसका बेनिफिट इंडिया में क्रेडिट मेथड में नहीं मिलेगा। ये जनरली हम क्रेडिट मेथड ही फॉलो करते हैं, और ज्यादातर कंट्रीज ग्लोबल सिस्टम ऑफ रेजिडेंशियल कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करती हैं, बेरिंग अ फ्यू कंट्रीज वेयर मे बी सम अफ्रीकन कंट्रीज वेयर इन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, मतलब हमारे कंट्री में जो कमाएंगे आप उतना ही टैक्स देंगे, आप बाहर कुछ भी कमाएं हम नहीं देंगे। तो दिस में भी सम अफ्रीकन कंट्रीज, जितनी भी ओईसीडी कंट्रीज हैं वो जनरली रिसोर्स बेस्ड रेजिडेंस बेस्ड कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। दूसरा सर, हम जब एग्जेम्पशन और ये क्रेडिट मेथड की बात आते हैं, तो ये जो बेनिफिट ऑफ की जब हम बात करते हैं, आपके केस में तो जर्मनी में वो व्यक्ति एक्चुअल में रेजिडेंट था जर्मनी का, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार लोग अपनी कंपनीज को इस तरह से स्टाइल करते हैं ताकि वो डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट
ले सकें, चाहे वो अपनी कंपनी को साइप्रस में स्टेशन करें, चाहे अपनी कंपनी को मॉरिशस में स्टेशन करें। जैसे मॉरिशस में कैपिटल गेन एक जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, तो लोग मॉरिशस रूट से, जैसे आजादी बचाओ आंदोलन एक वन ऑफ द लीडिंग केसेस, जैसे आप सबको भी आइडिया रहा होगा, उस मॉरिशस रूट के थ्रू जो टैक्सेशन होता था कैपिटल गेन की, जो बचाना चाहा करते थे लोग, वो जो एक रूट हुआ करता था, उसको देखते हुए एक लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज और एक मल्टी लेवल एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट का एग्रीमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया एंटर कर रहा है। उससे लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट पॉलिसी में, या प्रिंसिपल बिजनेस टेस्ट की जो हम बात करते हैं, या वो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, एक्चुअली में नॉट द बिजनेस टेस्ट, इज प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। जब हम लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो बेनिफिट, ट्रीटी का जो बेनिफिट है, ये ट्रीटी का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को पास ऑन किया जाएगा, उन्हीं रेजिडेंट्स को पास ऑन किया जाएगा जो एक्चुअल में उस ट्रीटी के हकदार हैं। सिर्फ आपने अपनी की कंपनी उस स्टेशन, उस टेरिटरी में, उस स्टेट में, ऐसे कॉल में स्टेशन कर लिया, उसकी वजह से आपको ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सर्टेन जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट पॉलिसी में वो कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स में है, वो हमें लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को सेटिस्फाई करना है, तभी हमें वो बेनिफिट मिलेगा। और मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट, जैसे अब MLIs जैसे हम कहते हैं, जो साइन हुए हैं, उसके बाद तो ये PPT और ये LOB तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बेनिफिट लेने के लिए। तो सर अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा बेसिक्स पे आते हैं सर, है ना सर। तो बेसिक हमारा सर ये है कि अब हम पहले तय कैसे करें कि हु इज अ रेजिडेंट एंड हु इज अ नॉन रेजिडेंट। अब हम DTA में बेनिफिट लेने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। तो सर हम जब बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, सर आज मैं प्राइमरीली अपने डिस्कशन को रेजिडेंट्स के ऊपर ही रखूंगा, कंपनीज के ऊपर नहीं जाएंगे हम, है ना सर। ऑन अ लाइटर नोट, मेरी तैयारी भी नहीं है, तो जितनी तैयारी होती है सर उतनी बात करनी पड़ती है सर, है ना। सर कह रहे थे कि मेरे को 20 मिनट्स से कम टाइम है, बट आई फेल कि 20-30 मिनट्स इज फार इनफ टाइम फॉर इंडिविजुअल्स। तो मेरी तैयारी के हिसाब से वो ठीक है सर टाइम। बाकी सर पुरोहित सर हैं, शर्मा सर हैं, बाकी सब आप लोग पूरा करेंगे सर, है ना। तो जैसे जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो जैसे हम 182 डेज इंडिया में रहते हैं तो हम रेजिडेंट हैं, या अगर हम 182 डेज नहीं रहते तो अगर 60 डेज हमें प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, जैसे इंडिया में प्रीवियस ईयर जो चलता है, जो हम टैक्सेशन ईयर की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। डिफरेंट टैक्स जुरिडिक्शन में वो कैलेंडर ईयर भी होता है, और उस कैलेंडर ईयर की वजह से जो हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेने में जो दिक्कत आती है, उसका निवारण भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि CBDT ने सर्कुलर्स इशू किए हैं, रूल्स भी उसमें मॉडिफाई किए हैं, जिसके बेसिस पे हम उस कैलेंडर ईयर और उसका बेनिफिट हम कैसे ले पा रहे हैं। तो अगर हम इस साल में 60 डेज और प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज तक इंडिया में रहते हैं, तो हम रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर हम 182 डेज इंडिया में नहीं है, तो फिर हम नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए स्पेसिफिकली। लेकिन हम रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए तो फिर भी हम दो भाग में बांट देते हैं। हम दो भाग में कैसे बढ़ जाते हैं? रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर हम इंडिया में रहते हैं 182 डेज, तो हमने बात कर लिया। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये 182 डेज को हम कैसे मानेंगे? हम जब इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कई बार क्या होता है, बच्चे स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं और वहां पे एम्प्लॉयमेंट, जैसे अलाउड एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, तो क्या 182 डेज को हम स्ट्रिक्टली रीड करेंगे, नहीं करेंगे? जैसे 60 डेज की अगर हमने बात करी, ड्यूरिंग द ईयर 60 डेज अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हैं, 60 डेज में रहा इंडिया में, लेकिन मैं पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, तो रूल सेक्शन कहता है कि वो 60 डेज को आप रीड करेंगे एज 182 डेज। मैं एक स्टूडेंट वीजा पे US चला गया और मैं वहां पे एग्रीड, मतलब मैं जो स्टूडेंट वीजा में अलाउड एम्प्लॉयमेंट्स हैं या अलाउड वर्क्स हैं, वो अलाउड वर्क मैं करता हूँ, है ना, जिसके लिए मुझे स्टाइपेंड मिलता है या ट्रेनिंग मिलती है। और वो जो ट्रेनिंग का जो मुझे अमाउंट मिल रहा है या स्टाइपेंड का जो अमाउंट वहां जो मिल रहा है, वेदर इट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया एज रेजिडेंट इन द ईयर इन विच आई हैव वेंट अब्रॉड, बिकॉज मैं 182 डेज से ज्यादा रहा इंडिया में, है सर। वो तो क्या उसके लिए मुझे 182 डेज की कैटेगरी से, 182 डेज से ज्यादा रहा फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर मैं 60 टू 182 डेज के बीच में रहा, तो वो जो 60 वाला जो कैटेगरी है उसे 182 डेज में लाना है,
क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ? मेरा खुद का मानना ये है कि सिंस आई एम ऑन स्टूडेंट वीजा, तो आई एम नॉट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो मेरी इनकम में टैक्सेबल रहना चाहिए, कि मेरी इनकम में ऐड होना चाहिए। क्योंकि मैं 60 डेज रहा और 365 डेज प्रीसीडिंग 4 इयर्स में रहा, तो आई एम रेजिडेंट, मेरे लिए 182 डेज का कैटेगरी नहीं लगनी चाहिए। अब साथ में सर अगर हम जब बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो उसमें कहते हैं सर कि हम पिछले कुछ सालों में अगर हम 729 डेज में रहते हैं, पिछले 7 सालों में इंडिया में रहते हैं 729 डेज, या मैं पिछले 10 सालों में से 9 सालों में रेजिडेंट रहा, 9 में से मतलब 9 सालों में नॉन रेजिडेंट रहा, और किसी 2 सालों में अगर मैं बात करूं मैं रेजिडेंट आ गया, तो मैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट RNOR की कैटेगरी में फॉल कर जाता हूँ। तो अब ये हमने बाइफर्केशन किया सर, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, हमने ये अपने आप को 3 भागों में बांट लिया। क्यों भाग लिया? क्या इस 3 भाग में बांटने का सरकार का या टैक्सेशन लॉ का क्या मकसद था? सर ये मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप ग्लोबली इंडिया में जो आपकी इनकम है, इंडिया में जो इनकम है, ग्लोबल इनकम है, वो इंडिया में टैक्सेबल है। आप नॉन रेजिडेंट हैं तो जो हम सोर्स बेस्ड टैक्सेशन की बात करते हैं, तो जो इंडिया के सोर्सेज में, इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 में डिफाइंड है, इंडिया में जो अक्रू एंड अराइज है और डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया है, वो दोनों इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होंगी इन केस ऑफ एन नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर आप RNOR हैं, मीनिंग आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, तो आपकी इंडिया से सोर्स हुई इनकम तो टैक्सेबल है ही, मतलब जो एज नॉन रेजिडेंट आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती वो तो है ही। बट अगर आपने कोई फॉरेन इनकम भी अर्न करी है, जो कि आप बिजनेस इन द नेचर की, बिजनेस नेचर की या प्रोफेशनल नेचर की है, जो कि एट्रीब्यूटेबल टू ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो वो इनकम भी आपकी नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम विस्तृत जानकारी में इसमें लें कि अगर मैं नॉन रेजिडेंट होता और मेरा कोई यूएस में इनकम होती बिजनेस से, या यूएस में कोई प्रोफेशन से इनकम होती, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। बट मैं RNOR हूँ और कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल करता हूँ, या कोई प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है जिसकी इनकम मुझे डीम टू अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया है, वो फिर भी RNOR के केस में टैक्सेबल होगी इंडिया में। जो कि अगर यही केस, सिमिलर केस नॉन रेजिडेंट का होता तो वो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं होती। तो हमने 3 भागों में इसको ऐसे भाग लिया। ये सर आप बात कर रहे थे कि हम अगर हम 15 लाख से इनकम का कोई नया कंसेप्ट आया, 120 डेज का एक नया कंसेप्ट आया सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, जैसे हम बात करते हैं सेक्शन 6(1) कैपिटल ए में जो वो कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट क्या कहता है सर? वो कंसेप्ट ये कहता है अगर आपको कि इंडिया से इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इंडिया से जो इनकम आपकी 15 लाख रुपए है या 15 लाख से ज्यादा है, आप इंडिया में 120 दिन तक रहते हैं या 120 दिन से ज्यादा रहते हैं, और आपकी जिस कंट्री में आप एक्चुअली रेजिडेंट हैं, जिस कंट्री में आप एक्चुअली रेजिडेंट हैं, वहां आप नॉट लाइबल टू टैक्स हैं। उसका एक एग्जांपल दुबई है सर, आप वहाँ रेजिडेंशियल कंसेप्ट के बेसिस पे वहाँ इंडिविजुअल्स पे टैक्सेशन नहीं था, अभी कॉर्पोरेट टैक्सेशन आया है, हो सकता है फिर इंडिविजुअल टैक्सेशन भी आ जाए, बट आज की डेट में वहाँ नॉट लाइबल टू टैक्स है। तो एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी उठती है, नॉट लाइबल टू टैक्स का क्या मतलब है? क्या मैं टैक्सेबल था? जैसा इंडिया में भी क्या है कि मेरे को एक थ्रेश होल्ड मिलती है सर 2.5 लाख रुपए की, है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नॉट लायबल टू टैक्स, अगर मेरी 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो मैं क्या नॉट लायबल टू टैक्स की डेफिनेशन में आ सकता हूँ? ये नॉट लायबल टू टैक्स का मतलब इंटरप्रिटेशन ये लिया जाता है कि मेरी उस इनकम पे कोई चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्सेशन है ही नहीं। अगर मैं किसी एग्जेम्पशन में आने की वजह से या किसी और बेनिफिट ऑफ सर्कुलर के आने की वजह से चार्जेबल टू टैक्स नहीं हो, तो नॉट लायबल की डेफिनेशन में नहीं फंसता हूँ सर मैं। क्योंकि सर हम ये जब नॉट लायबल की बात करते हैं, जब हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को कई बार इंटरप्रेट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, यूज होता है मे बी लायबल टू टैक्स इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मे बी लायबल टू टैक्स, ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो एक इंटरप्रिटेशनल इशू ये जाता है कि जब ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या जिस कंट्री में वो व्यक्ति रेजिडेंट है वहां चार्ज होगा, या जिस कंट्री में सोर्स है वहां चार्ज होगा? तो कई सारे, जैसे अपने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आप अगर ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते तो इंडिया में भी वो टैक्सेबल होगा। बट कई सारे टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है, जब हम ऐसे टर्मिनोलॉजीज को अगर हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में रीड करते हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले के यहाँ पे चार्जेबल, जहाँ पे सोर्स है वहाँ चार्जेबल नहीं है, और वो रेसिडेंट, जहाँ पे व्यक्ति रेसिडेंट है उस कंट्री में ही चार्जेबल टू टैक्स रहती है। बट ये एक डेवलपिंग लिटिगेशन है, जो कि कई सारे टैक्स एक्सपर्ट आपस में मतभेद रखते हैं इस लायबल टू टैक्स वर्ड के इंटरप्रिटेशन को लेते हुए। तो हमने सर अभी ये बात हमने समझ लिया कि अगर हम रेजिडेंशियल कंसेप्ट में हम डेज वाइज भी देख लिया, हमने हमने इनकम 15 लाख का फॉरेन सोर्स वाला भी देख लिया, प्लस हमने कंडीशन देख ली सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और हम दूसरी कंट्री में नॉट लायबल टू टैक्स होने चाहिए। अब सर मैं कभी सोचो सर दोनों ही कंट्री में लाइव रेजिडेंट हो जाऊं, तो मुझे कैसे तय करा जाएगा कि इस कंट्री का डीटीए जो हमें बेनिफिट किस कंट्री में लेना है। जैसे अभी गुप्ता सर की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि सर आप जर्मनी में रेजिडेंट हो, तो इसलिए आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जर्मनी में मिलेगा। अब ये कैसे तय करा जाए कि भाई मेरे यहाँ इंडिया में तो 182 डेज का कंसेप्ट है, 183 डेज का कंसेप्ट है, दूसरी कंट्री में सपोज 180 रेजिडेंशियल कंसेप्ट के जो डेज फिक्स करे गए वो 120 डेज फिक्स करे गए। तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे भी रेजिडेंट हो गया और वहां दूसरी कंट्री में भी रेजिडेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में मुझे कैसे ये तय करना है कि मैं रेजिडेंट डीटीए के लिए, उनके डोमेस्टिक लॉ में मैं रेजिडेंट वहीं का वही रहूंगा, लेकिन डीटीए का बेनिफिट लेने के लिए, डीटीए का बेनिफिट मुझे इंडिया में लेना है या उस कंट्री में लेना है, दूसरी कंट्री में। तो उसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में टाई ब्रेकर रूल्स होते हैं। टाई ब्रेकर रूल्स डिसाइड करते हैं कि मेरी, कई बार क्या होता है मेरा हैबिचुअल अबोर्ड, जहां मैं हैबिचुअली रहता हूँ, मेरा परमानेंट रेजिडेंस कहाँ पे है। अगर मेरा परमानेंट रेजिडेंट इंडिया में है तो मैं इंडिया का रेजिडेंट माना जाऊंगा, अगर मेरा परमानेंट रेजिडेंट उस कंट्री में है तो मैं वहां का रेजिडेंट माना जाऊंगा, और मुझे डीटीए को उस तरह रीड करना पड़ेगा कि मैं उस कंट्री का रेजिडेंट हूँ। कई बार क्या होता है मैं इनकम बेसिस पे डिसाइड होता है, कई बार इन्वेस्टमेंट बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये टाई ब्रेकर रूल्स है हर डीटीए में डिफाइंड है, उसके हिसाब से ये तय हो जाता है कि हाँ जी मैं रेजिडेंट इस कंट्री का हूँ और डीटीए के बेनिफिट्स उस तरह से फ्लो करेंगे सर। नहीं सर, तो ये एक छोटा सा बात रहा रेजिडेंशियल की बात में। और सर ये एक सवाल जो जनरली ये उठता है कि क्या ये न्यू टैक्सेशन रिजीम सभी नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। हाँ, ये न्यू टैक्सेशन रिजीम नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी टैक्सेबल रहेगा। अभी जैसे रिसेंटली सर हम जो जनरली नॉन रेजिडेंट्स के केस में, जनरल पार्लेंस में जो मैं बात करूं, इंडिविजुअल्स के केस में जो हम टैक्सेशन देखते हैं वो कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन का टैक्सेशन देखते हैं सर। वो कैपिटल गेन की, जैसे इंडिया में एसेट था, इंडिया में एसेट हमने सेल कर दिया तो उसमें जो कैपिटल गेन वर्कआउट हुआ, अब ये जो कैपिटल गेन जो हमने वर्कआउट किया, जो सेलर है वो चाहता है कि उसका कम से कम टैक्स डिडक्ट हो सर। हाँ, और बायर चाहता है कि मैं कंप्लायंस ऑफ होल लॉ करूं सर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मैंने सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 1 करोड़ पे मेरा कैपिटल गेन तो 1 करोड़ है नहीं सर, मेरा कैपिटल गेन तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस सबको माइनस करने के बाद एक कैपिटल गेन आता है, और उस कैपिटल गेन का 20% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन से जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके मुझे डिस्चार्ज करना है। अब हम सेक्शन 195 की बात करते हैं तो वो कहते हैं एनी सम पेएबल व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया शुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो एक बायर के मन में एक दुविधा ये होती है कि भाई मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है कि भाई मैंने 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो एज ए बायर मेरी क्या जिम्मेदारी है और एज ए सेलर मेरी क्या जिम्मेदारी है, और मैं अपने टैक्स बर्डन को कैसे कम कर सकता हूँ और बायर को भी ये सुनिश्चित कर सकता हूँ उसके ऊपर अननेसेसरी लिटिगेशन नहीं चलेंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, जनरली सेलर क्या कोशिश करते हैं, एक अपने 197 में एक फॉर्म 13 में अपना वो ऑनलाइन ट्रेसिस पे भरते हैं, फॉर्म 13 भर के अपना लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट वो अपना लेने का प्रयास करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि भाई हम फॉर्म 13 नहीं भरना चाहते। फॉर्म 13 इज सिंपलेस्ट वे वेयर इन दे कैन क्लेम, और जो बायर है उसके लिए भी फायदेमंद है कि भाई अपन जो अपनी टीडीएस रिटर्न 27Q में भरेगा तो वो उस फॉर्म को क्लेम कर सकता है, अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है। अब नाउ इसमें एक रिवर्स बर्डन आ गया जो कि एक बायर के ऊपर आ गया जो कि इंडियन रेजिडेंट है। अब उसको क्या देखना है सर, उसको ये देखना है, उसको 195 में अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं तो अब असेसिंग ऑफिसर से जाके टीडीएस के असेसिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा और वहां से मैं टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा कि भाई इतने परसेंटेज आपके कंपटीशन मुझे दे दो, मैं उस कंपटीशन को वहां दे देता हूँ, उसके बेसिस पे जो टैक्स रेट बताएंगे हम उसको वर्कआउट कर लेंगे।
लेकिन कई बार जैसे पहले भी क्या होता था कि हम क्या सोचते थे कि भाई मैंने वर्किंग करके दे दी, आपने तो वर्किंग को चेक कर लिया, आपने एक सीए से ऑथेंटिकेट करा लिया, ठीक है कि हाँ ये वर्किंग ठीक है, तो क्या फिर भी मुझे ये देखना है कि हाँ ये नॉट चार्जेबल टू टैक्स। पहले सिंपल केस लेते हैं, इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मीनिंग भाई जो कैपिटल गेन इस पे वर्कआउट हुआ वो कैपिटल गेन नील का वर्कआउट हुआ। तो क्या इस सिचुएशन नील कैपिटल गेन की सिचुएशन में भी मुझे असेसिंग ऑफिसर के पास जाके वो 0% का टैक्स लेकर सर्टिफिकेट लेकर आना है 195 में? 197 में अगर मैं बात करूंगा तो वहां लेकर आना होता, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ एक बायर के परस्पेक्टिव में, तो क्या मुझे वहां जाके वो 0% का टैक्स का सर्टिफिकेट लेकर आना है, या सिर्फ फॉर्म 15 CB में सीए सर्टिफाई कर देता है वेदर इट वुड बी सफिशिएंट इनफ? तो 1 जुलाई या 1 अप्रैल 2021 से पहले की साइड में सोच अलग थी और उसके बाद की सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, बिकॉज एक फॉर्म 15 नोटिफाई किया है सीबीडीटी। वो 15 क्या कहता है कि अगर कोई भी, अगर आप कहते हो कि ये सम नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन मैंने इसलिए लिया कि सेक्शन 45 में सर सेल्स रिसीट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इट इज अ कैपिटल गेन विच इज चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर आपका ये मानना है कि ये जो सम है नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, तो आप 15 CB से काम नहीं चला सकते, आपको 15E में फॉर्म फाइल करना है और फिर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेके फिर आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक है सर, जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं रियम्बर्समेंट भेज रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो 15 CA CB हम भर देते हैं, 15 CB में सर्टिफिकेट कह देते हैं कि भाई ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। सिंस ये नॉन रेजिडेंट्स हैं तो उनको डबल टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रिनिटी का बेनिफिट वो 10% रॉयल्टी होती है, एफटीएस होती है, तो उसमें वो 10% का या 15% का एज पर देयर क्लेम वो ले सकते हैं, और हम 15 CB में वो भर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट कि भाई ये सम इज नॉट चार्जेबल एट ऑल, if it is chargeable 15 CB and auditor can certify, this is my personal view, which may be subject to change depending upon the discussion further. So लेकिन अगर हम कहते हैं नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, तो हमें 15E फाइल करना ही पड़ेगा, जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा हाँ ये चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं। तो अब दूसरा सिचुएशन आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि सम पोर्शन इज चार्जेबल, इस 1 करोड़ में से 20 लाख रुपीस का जो पोर्शन था वो कैपिटल गेन है, सम पोर्शन इज चार्जेबल टू टैक्स एंड सम पोर्शन इज नॉट, whether in that situation also an assessee or buyer has to approach the assessing officer to inform 15E, or whether only 15 CB duly certifying that the liability has been properly discharged is sufficient enough। तो मेरा पर्सनल मानना है उन सिचुएशंस में 15 CB वुड बी सफिशिएंट इनफ। हाउएवर डिपार्टमेंट वुड कम आउट कि आपने 80 लाख रुपीस के ऊपर तो कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करी है, फिर भी हम आपको ऑनरस लायबिलिटी बायर के ऊपर रखते हैं। बट एज सच 21-22 में मैंने एक ऐसा स्टैंड लिया कि भाई हाँ 80 लाख रुपीस के ऊपर हम नहीं जाते हैं, 15 CA/CB इज इनफ। तो उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग हो गई, वो सामने वाले का भी रिफंड आ गया, हम कोई लायबिलिटी अभी तक नहीं है। दो द लायबिलिटी कैन, हम फिर भी क्लेम कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति ने जो है सेलर ने अपनी प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर दिया, देयर इज नो डिफॉल्ट एज सच। बट अगर हम टेक्निकल नेचर की बात करें, जो टेक्निकल नेचर का डिफॉल्ट की अगर हम बात करें, तो वो डिस्चार्ज महसूस होता है हम इस सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो। और सर हम बात कर रहे थे कि 15E की हमने बात कर ली, 15 CA/CB की हमने बात कर ली, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं वैभव तो जी, इसी में जैसे आपने अभी जो जिक्र कर रहे हैं जो एनआरआई वाले मैटर में, जी सर। तो साथ के साथ इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 1% वाला जो टीडीएस है वो तो इस पर अप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वो हाँ एनआरआई है ना। हाँ तो ये जाहिर सी बात है कि जो परचेजर है उसको फिर पैन नंबर लेना पड़ेगा उसको, हाँ, बायर को 10 नंबर लेना है ना, पड़ेगा 10 नंबर भी बिल्कुल लेना सर। पड़ेगा। और 10 नंबर लेने के बाद में उसको फिर 1% नहीं, जो उसका रेट ऑफ टैक्स 20% प्लस सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर होने पर 20 समथिंग परसेंट बन जाएगा। तो यहाँ आप जो कहते हैं कि तो हो गया नो डिडक्शन जो मिला 7% 8%, तो वहाँ हो गया। मेरा इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्या उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मिला है, अगर वो पार्ट पेमेंट करता है, सपोज कोई रजिस्ट्री होती है जैसे 20 लाख दिया 10 लाख दिया, फिर बाद में कोई एग्रीमेंट किया, उसके बाद उसने फाइनल डील बाद में, तो यहाँ उसको फाइनल पे टीडीएस काटेगा या वो जो स्टार्टिंग में पेमेंट है उसमें भी काटना पड़ेगा उसको? सर अगर मैं लॉ की बात करूं तो उसने पहली पेमेंट करी तो उसे पहली पेमेंट करते समय ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सर, है ना। क्योंकि एज पर लॉ की अगर हम बात करते हैं, लेकिन एज पर जब मैं पेमेंट दूंगा उसी के बाद तो मैं बायर सेलर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखा, तभी तो हम उसको चार्ज करेंगे। तो सेक्शन 195 कैपिटल ये क्या कहता है कि हम उसे ग्रॉस अप मान लेंगे सर पहली पेमेंट को, है नहीं सर। और आपकी जो टोटल पेमेंट जो आपके सेलर के साथ एग्री होगी उसमें आप फिर आगे फ्यूचर में एडजस्ट
कर सकते हैं जिस तरह से भी आपका वो है, क्योंकि पहली पेमेंट आपने काटा ही नहीं है सर, तो उसका मतलब उसे ग्रॉस अप करके ही एक हम लोगों का कंप्लायंस मान सकते हैं सर। नहीं, अगर वो बाद में फाइल, क्योंकि उसमें जो वर्ड है वो जो पेमेंट पर है, अगर फाइनल में करते हो उसमें तो पेनल्टी अच्छी खासी, इंटरेस्ट अच्छा खासा बन जाता है ना, मतलब अगर सब डिपार्टमेंट के पास वो चीज जाती है, क्योंकि लॉ तो यही कहता है कि जो आपने 20 लाख या 10 लाख की उसको को काटना चाहिए, और बाद में तो 3 महीने बाद हाँ 4 महीना सर। रजिस्ट्री करता है। हाँ तो जो ड्यूरेशन हो गया ना उतना लंगा, मतलब गवर्नमेंट का तो पैसा पहले आना चाहिए उस चीज का। बिल्कुल सर, मैं तभी कहा जब हमने पेमेंट 20 लाख रुपए की करी है ना, उस पेमेंट करने के बाद आई कैन आस्क माई सेलर कि अपनी कंपटीशन इसी स्टेज पे दे दो, है ना। उसके बेसिस पे अगर वो 15E लेकर आता है, मतलब मैं 15E में जाता हूँ, या वो 197 में सर्टिफिकेट लेकर आता है, उसके बेसिस पे हम वो रेट डिसाइड कर लेते हैं। जनरली क्या होता है सर, मैंने अपने एक सेलर के साथ देखा, उसने एक प्रोस्पेक्टिवली डील एग्री कर ली सर, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री कर ली एक बायर के साथ कि ये है, उसको लेकर वो फॉर्म 13 फाइल कर दिया उसने। जब हम उसको लेके फॉर्म हम्म 13 फाइल कर दिया, तो मुझे प्री डिटरमाइंड बताया कि मेरी इतनी कंपटीशन ऑफ इनकम आनी है, मैंने 2% क्लेम किया कि मेरे पे 2% का टैक्स लगना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर का काम नहीं 2% नहीं 5% का लगना चाहिए, तो नाउ बायर नोस कि असेसिंग ऑफिसर 5% कह रहा है नहीं सर, तो मुझे वो 5% का पहली पेमेंट से काटनी है सर। तो कई सारे इन्फॉर्म्ड बायर्स भी हैं सर, वो कहते हैं कि भी हाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, प्राइस हमने लॉक कर लिया, एक राइटिंग में हमने ड्रॉ कर लिया, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट हमने सेटल कर दिया, उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट या मेमोरेंडम जो हमने किया उसके बेसिस पे आप लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले आओ, नहीं लाते हो तो मैं 15E में जाके ये सर्टिफिकेट या 195 में जाके जो भी फॉर्म मुझे फाइल करना है उसके बेसिस पे मैं ये सर्टिफिकेट ले आता हूँ कि भाई मुझे कितना टैक्स आपका कट करना है। लेकिन अगर ये हो भी नहीं पाता, मैं 20 लाख रुपीज पे कर दिए, तो जब नेक्स्ट पेमेंट करने जा रहा हूँ सर, नेक्स्ट पेमेंट करने से पहले मुझे ये सारी एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है, और पहली पेमेंट जो मैंने करी है उसे ग्रॉस अप मानते हुए करनी है। 100 रुपीज या 2% आती है, तो मुझे वो मानना है कि सर वो 100 नहीं है, हाँ 102 रुपीज पॉइंट समथिंग फिगर बैठती है, वो 102 रुपए की फिगर है जिसपे मेरे को 2 रुपए का वो टैक्स जमा करना बाबू जी, है। इसमें मैं छोटी सी दो बातें पूछना चाहूंगा आपसे। सपोज सर। 1% मेरी रजिस्ट्री कंप्लीट हो गई और मैंने वहां पर टीडीएस प्रॉपर नहीं काटा, तो क्या मैं हम्म। उस कंडीशन जो बैलेंस टीडीएस है बाद में जमा कर सकता हूँ? हाँ सर, मुझे बाद में जमा करना पड़ेगा सर, नहीं है ना नहीं, सर, क्या बट ये देखिए ना, मतलब सपोज मतलब वो लेटर था, मतलब था उसमें, तो उसमें जो टैक्स मुझे काटना चाहिए था वो मैंने काटा नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी जो है यहाँ परचेज है उस पे है, जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है, हम्म। उस पे तो सेलर पे तो नहीं है ना। यस सपोज सर, यस रजिस्ट्री हो गई, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लीगली मुझे वो जो बैलेंस टीडीएस है मुझे काट के जमा करना चाहिए? नहीं सर, अब मैं काटूंगा कैसे सर, क्योंकि मैं हाँ सारी वही पेमेंट तो, तो कर चुका हाँ वही है तो नहीं चीज है, सर। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और है, सपोज 1% जो मैंने 20 लाख रुपए का जो लिया और टीडीएस काट लिया, सपोज 1%, और मैंने हम्म। काट के जमा कर दिया, और हम्म। 1% वो मेरी डील कैंसिल हो जाती है, उस केस ठीक। में क्या कर होगा? हाँ सर, मैं पहले सर पहले वाला सवाल का सवाल देता हूँ कि सर जब आपने कहा कि मैंने काटा नहीं, सारी पेमेंट होगी, रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रार से भी चूक हो गई, भी टैक्स काटने की जिम्मेदारी, चेक करने की जिम्मेदारी उनकी भी थी, है ना। हम्म उन्हें नॉन रेजिडेंट के बारे में नहीं पता, कम से कम 1% के हम्म बारे में तो हाँ आइडिया ही वो तो पता, करेक्ट करेक्ट। है ना। हम्म तो अगर उन्होंने ये गलती होगी तो मुझे ये ग्रॉस अप करते हुए फिगर अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा क्या है सर, जैसे हम वो रेजिडेंट टैक्सेशन करते हैं कि भाई अगर सामने वाले व्यक्ति ने रिटर्न फाइल कर दिया है, उसमें ड्यू इनकम डिस्क्लोज कर दी है, सिमिलर कंसेप्ट नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी पहले नहीं था सर, अब ये सिमिलर कंसेप्ट नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी इंपोर्ट कर लिया गया है। तो अगर उसने रिटर्न हाँ फाइल कर दी है, हम्म मेरे लिए आई एम लाइबल ओनली फॉर द इंटरेस्ट पोर्शन, नहीं ओके। सर, हम्म है ना सर, तो वो हम एक बार ध्यान रख सकते हैं। बट हम्म इंटरेस्ट के लिए और पेनल्टी के लिए जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की पेनल्टी जो 200 रुपीज पर डे है, वो तो लगेगी, हम्म सब्जेक्ट टू ना सर, मैक्सिमम ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, वो तो एक कैप हो गया। दूसरा सवाल सर आपका एक बार रिपीट करेंगे सर, क्या था, मैं थोड़ा सा मेरा पीछे। सवाल ये था कि मैंने 20 लाख रुपए से एडवांस लिए थे, टीडीएस काट के जमा कर दिए, परंतु मेरी जो डील थी वो कैंसिल हो गई। यस सर, जब मेरी अब डील मेरा वो कैंसिल टीचर हुई। तो कट गया अपना, अब वो क्या यस वो सर, हाँ रिफंड क्लेम करेगा, या वो या इसका उसको रिवाइज करेंगे? देखिएगा, रिफंड क्लेम करने के लिए मेरे को इनकम चार्जेबल, सेलर की बात करता हूँ, मेरा मेरा टीडीएस मेरे 26 में रिफ्लेक्ट कर रहा है एडवांस पेमेंट पे, तो मुझे को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है सर अपने आईटीआर में। वो जब एडवांस मैंने रिफंड कर दिया तो मेरी इनकम तो है ही नहीं सर, वो जब मेरी इनकम है ही वो है ही नहीं, नहीं। तो जब इनकम है ही नहीं, तो मैं रूल 37BA की बात करूँ, सेक्शन 199 की बात करूँ, तो वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं, तो वो उसका टीडीएस का क्रेडिट भी मैं लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ सर, है नहीं सर। तो ये नहीं, हमारा सेलर का पार्ट चला गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं बायर जो है रिफंड क्लेम करे सर। ट्रेसिस की पोर्टल पे जाते हैं हम, वहां पे सर दो मोड एलिजिबल हैं, सेलर मोड और एओ मोड।
जब हम ट्रेसिस पोर्टल पे जाते हैं तो अगर हमारा सेलर एग्री कर जाता है, हम ट्रांजेक्शन फीड करते हैं कि ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड हो गई है, और सेलर उसको ऑथेंटिकेट कर देता है, सेलर के पोर्टल पे चली जाती है, तो वो वहां से रिफंड आ सकता है। अगर सेलर हमारा किसी कारणवश हम सेलर को अप्रोच नहीं कर सकते, या सेलर ने ट्रेसिस पे अपना लॉगिन क्रिएट नहीं कर रखा है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एओ मोड सेलेक्ट कर लें। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमने ट्रेसिस के पोर्टल पे हमने फीड करी है, वो सारी की सारी एओ के पास चली जाएगी। एओ ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, भाई मेरी एक डीड साइन हुई थी, डीड होने के बाद मेरी कैंसिलेशन डीड है, और इसका जो रिफंड है, मतलब जो टीडीएस है, वो मुझे लाइबल टू रिफंड है, वो मुझे रिफंड मिल जाएगा। दूसरा सर, अगर ये प्रोसीजर ना भी होता सर, अभी तो मैंने आपको ट्रेसिस पे एक प्रोसीजर आपके सामने रखा, अगर ये प्रोसीजर ना भी होता तो हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की बात होती है। वो कहती है, सरकार जो है आर्टिकल 265 में कहती है कि जब तक लेवी ऑफ टैक्स नहीं है, कलेक्ट नहीं हो सकता। टीडीएस या टीसीएस सिर्फ इसलिए बच पाए हैं इस स्ट्रक डाउन होने से, क्योंकि वो उस जिस इनकम पे लगाए जाते हैं वो चार्जेबल टू टैक्स इनकम टैक्स में है, और जहां पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, ट्रांजेक्शन होके वो कैंसिल हो गई, जो कि अब सेक्शन 45 या किसी और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में चार्जेबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उस पे बचा हुआ टैक्स अपने पास नहीं रख सकती। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रेसिस का लॉगिन नहीं है, तो वो मैनुअल एप्लीकेशन के थ्रू या रिट कोर्ट के थ्रू अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। तो रिट कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है सर, ट्रेसिस हमारे पास। बस इससे थोड़ा सा मिलता जुलता एक छोटा सवाल आ गया, जो अभी एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें टीसीएस का आया है 20% का, तो क्या वो टीसीएस वाला, अगर मैं वो पैसा जो 1 करोड़ की सेल कर दी प्रॉपर्टी को, अब मैं वापस लेके जा रहा हूँ उसको वापस यूएस में, तो उसमें तो टीसीएस नहीं एप्लीकेबल होगा ना 20% वाला, मतलब वो तो टीडीएस कट गया, टीसीएस तो एप्लीकेबल नहीं है ना उसपे? अब सर मैं वो टीसीएस तो रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है ना सर, रेजिडेंट्स अगर फॉरेन में वो कुछ करते हैं, नहीं, मैं नॉन रेजिडेंट। नहीं, नॉन रेजिडेंट उस पैसे को वापस लेके जाएगा ना, जो प्रॉपर्टी सेल करी उसने इंडिया में। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, जब नॉन रेजिडेंट उस पैसे को वापस ले जा रहा है, तो एज फार एज आई रिमेम्बर, ये जो टीसीएस की लाइबिलिटी है जब रेजिडेंट्स के ऊपर है सर, नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर नहीं है सर, ये नॉन रेजिडेंट पे नहीं है। नहीं है सर, एज फार एज आई रिकॉल सर। अगर वो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट एज फार एज आई अच्छा, रिकॉल। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि जो टीसीएस अभी 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट्स हुए ना, जिसमें हाँ जी, हाँ जिस 2-3 अमेंडमेंट्स आए हैं, हाँ जिसमें 20% का आ गया, जो पहले था 5% हाँ, ये तक सर था, 7 लाख से ऊपर का अगर हम 7 फॉरेन लाख रेमिटेंस करते हैं, या एलआरएस के स्कीम के अंदर करते हैं, तो 20% वो हमें लगता है। अगर एजुकेशन लोन से लेके करते हैं 7 लाख तक 0.5 है, 7 लाख से ऊपर का जी हाँ 5% जी है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, करिए। थैंक सर। पर ये अब जो सर, इसको थोड़ा सा मैं एटअप करूंगा कि टीसीएस की लाइबिलिटी इसलिए नहीं आएगी कि वो रेमिटेंस नहीं कर रहा है, वो एनआरआई अपने एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफर करा के वहां से पैसा लेके जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्ट, तो इट इज नॉट ए रेमिटेंस बेसिकली। नहीं बिल्कुल सही है भैया, यस, देखिए ऐसा है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बेची, तो मैं जब जब जो एनआरआई है वो जब प्रॉपर्टी बेच करके वो पहले ही फॉर्म 15CA फॉर्म 15CB अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट वहां फाइल करेगा, उसके बाद ही उसको परमिशन उस पैसे को ट्रांसफर करने की मिलेगी। तो इट इज नोन टू द डिपार्टमेंट कि दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन, देयरफॉर टीसीएस लायबिलिटी शैल नॉट अप्लाई, क्योंकि वो कोई रेमिटेंस थोड़ी कर रहा है फॉरेन किसी को, ही इज ट्रांसफरिंग हिज ओन मनी। यही वाला पॉइंट एक्चुअली क्या, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार ना, कि वो मतलब यस, क्लियर। हाँ जी बिल्कुल सर। सर जैसे सर ने भी बताया कि जब हम कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन लेते हैं, हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो जब रेजिडेंट अपने बायर जो है वो नॉन रेजिडेंट के डोमेस्टिक खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो 15CA CB की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की उसी समय आ गई, बिकॉज खत्म हो गई। जब वो सेलर अपने पैसे को रिपैट्रिएट कर रहा है, तो 15CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, 15CB। कई बैंक्स क्या है, इंसिस्ट करते हैं कि जब आप अपने एनआरओ से एनआरई खाते में ले जा रहे हैं, तो आप 15CB भी दीजिए, जबकि एज पर लॉ ओनली 15CA इज रिक्वायर्ड, नॉट 15CB। तो सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर कर दिया। तो दैट इज, अब हम सर आगे चलते हैं सर। जैसे हम बात कर रहे थे फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे थे हम, तो जब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट में हम लेने की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से हमें पहले वो ले लेनी है सर, फॉर्म 67। अगर हम इंडिया में बात करें, फॉर्म 67 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले कर लेना है सर। कई कंट्रीज में मैं कैलेंडर मंथ फॉलो करता हूँ, कई कंट्रीज में ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो उस सिचुएशन में एक जो कंसोलिडेटेड रिटर्न का या कंसोलिडेटेड टैक्स का सर्टिफिकेट जो मुझे मिलने की संभावना होती थी, वो थोड़ी सी दिक्कत होती थी।
तो रूल 128 का ये अमेंडमेंट लाया गया, उसमें कहा गया कि आप जो है रिटर्न अपनी ड्यू डेट तक भर दीजिए इंडिया में, जो कि रिस्पेक्टिव 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर एज द केस में भी। आप फॉर्म 67 जो है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक 31 ऑफ मार्च 20, हम बात करें असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, आप 31 ऑफ मार्च 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। जो पहले रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा उन्होंने ढील दिया, आप रिटर्न भर दीजिए, फॉर्म 67 बाद में भी भर सकते हैं। अब उसमें से फॉर्म 57 जब भर रहे हैं तो कई सारे इश्यूज अराइज होते हैं सर। पहला इशू अराइज होता है कि कन्वर्जन रेट क्या लेंगे फिर हम, जो कन्वर्जन रेट लेने के बाद हम कोई डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है तो डिस्प्यूटेड लायबिलिटी का बेनिफिट कैसे लेंगे हम, है नहीं सर। या हमने कोई जैसे हमारे यहाँ तो सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज होता है सर, कई कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया में या कई और कंट्रीज में कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेज होता है, जिसकी वजह से कि अगर आपके पिछले सालों के आपने टैक्स ज्यादा दिए हैं तो आपको वो टैक्स रिफंड हो जाते हैं। तो अब उस सिचुएशंस में हमको ये एफटीसी कैसे फाइल करना है, ये फॉर्म 67 से कॉम्प्रिहेंसिव एक फॉर्म जो सर सारी ये सिचुएशंस को कैटर करता है। वो कहता है कि अगर आपकी कोई डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, आप फॉरेन कंट्री में कहते हो ये डिस्प्यूटेड है, तो हम आपको उसका बेनिफिट इंडिया में नहीं देते। इट कैटेगोरिकली सेज कि जब तक आप वो डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर देते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते या अपने फेवर में नहीं ले लेते, हम आपको यहाँ बेनिफिट नहीं देंगे। अगर आपके फेवर में और फॉरेन जुरिडिक्शन में वो बेनिफिट आपके फेवर में आ जाता है तो सीधी सीधी बात है, आपको वहां रिफंड मिल जाएगा, तो देर इज नो टैक्स एक्चुअली पेड बाय यू, है नहीं सर। तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहाँ इंडिया में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने वहां पे एफटीसी आप केस हार जाते हो और आप फाइनली सेटल कर देते हो, तो जो आप पेमेंट वहां करते हो, आप इंडिया में डिक्लेरेशन देते हो कि उस टैक्स का क्रेडिट आप वहां भी नहीं लोगे, रिफंड आप वहां नहीं लोगे जो आपने टैक्स वहां जमा करा है, तो आपको यहाँ पे उस फाइनली सेटल्ड टैक्स का क्रेडिट आपको यहाँ इंडिया में मिल जाता है। जब हम बात करते हैं कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस की वजह से जो पिछले सालों में रिफंड जनरेट हो गए हैं, तो उसमें रूल 128 में आया है कि आपको फॉर्म 67 भरना है और जो रिफंड आपने क्लेम किए हैं उसका बेनिफिट यहाँ आपको इंडिया में रिवर्स करना है। हाँ सर, ये अब मैं फॉर्म 67 यहाँ पे ये आ गया। अब आता है सर हमारा कन्वर्जन रेट। सर कन्वर्जन रेट क्या ये रहता है? जो फॉर्म 67 में एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ यस जैसे अभी आपने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल इनकम मेरी टैक्सेबल है इंडिया में, ठीक, यस और मेरा कुछ रेजिडेंट हूँ मैं यहाँ पर, यस और मुझे फॉर्म 67 फाइल करना है, तो क्या यस। मुझे जो ड्यू डेट मेरी जुलाई थी, तो जुलाई तक क्या मैं ना फाइल करके मैं मार्च तक कर सकता हूँ उसको? रिटर्न मुझे जुलाई तक फाइल करनी है, फॉर्म 67 में आपका 31 मार्च तक कर सकता हूँ। नहीं, सपोज 1%, मैंने फॉर्म 67 फाइल नहीं किया सपोज, अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जो हमारी ड्यू डेट है यस दिसंबर है, मैं नवंबर में फाइल करता हूँ या अक्टूबर में फाइल करता हूँ, तो क्या इट शो कि मुझे उसका बेनिफिट जो मार्च तक वाला है वो मिल जाएगा, उसका 67 का जो बेनिफिट आएगा? हाँ सर वो क्या है सर, जो 67 का जो बेनिफिट है वो मेरी रिटर्न को प्रोसेस नहीं करते हैं सर। जैसे मैंने एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने फॉर्म 67 रिटर्न के साथ मैंने फाइल कर दिया तो उन्होंने सीपीसी में हैंड टू हैंड प्रोसेस कर दिया, क्योंकि मेरे पास जैसे यूके में भी टैक्स सर्टिफिकेट मेरे पास था यूके कंट्री का, तो उन्होंने मुझे मैंने सारा अटैच कर दिया फॉर्म 67 के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे। तो भाई मेरे को अपनी वहाँ की इनकम का प्रूफ देना, सैलरी स्लिप लगानी थी, सैलरी स्लिप दे दी मैंने, वहाँ के जो टैक्स डिडक्शन का नंबर था वो नंबर दे दिया मैंने, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे फॉर्म 16 जनरेट होता है सैलरीज पे, वहाँ पे 45 या P60 जनरेट होता है डिपेंडिंग अपॉन एज। तो रूम मैंने वो P60 या P45 साथ में मेरे को अवेलेबल था, मैंने अटैच कर दिया, तो मुझे वो साथ साथ प्रोसेसिंग का बेनिफिट उन्होंने एफटीसी का बेनिफिट साथ साथ दे दिया। अब किसी ऐसे जुरिडिक्शन में हूँ जहाँ पे वो मुझे एनुअल जो टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट है नहीं मिला है नहीं सर। तो जहां मुझे एनुअल टैक्स, क्यों? क्योंकि मैं वहां जनवरी टू दिसंबर चलता है सर, तो जो अप्रैल से लेके दिसंबर वाला पीरियड है उसका एनुअल स्टेटमेंट मेरे पास होगा, लेकिन जो जनवरी से लेके मार्च तक का पीरियड है वो मुझे तो दिसंबर में मिलेगा सर, वो तो मुझे अगली बार मिलेगा, है नहीं सर। तो वो जो 3 महीने का जो मुझे या प्रोरेटा मुझे करना पड़ेगा वो मुझे बाद में मिलेगा, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या मार्च तक भर दीजिए, आपकी रिटर्न में एफटीसी का बेनिफिट अबेंस में रख लिया जाएगा, आप वो भर देंगे, सीपीसी प्रोसेस कर देगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पहले क्या होता था सर इन सिचुएशंस में, जब ये एफटीसी के फॉर्म 67 वगैरह नहीं आए हुए थे, उस समय क्या होता था, वो रिटर्न को भी जुडिक्शनल एओ के पास ट्रांसफर कर देते थे। नाउ जुडिक्शनल एओ वाज रिक्वायर्ड टू चेक कि भाई मैं उस एफटीसी के बेनिफिट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, जो मैंने बेनिफिट लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है, वो चेक करते थे, फिर मुझे बेनिफिट दिया करते थे। नाउ सिंस सीपीसी इज टेकिंग ऑल द प्रोसेसिंग, वो मेरी प्रोसेसिंग को अबेंस में रख के बाद में मुझे बेनिफिट दे देते हैं। वैभव जी, ये मार्च है या दिसंबर होगा? क्योंकि जो रिटर्न फाइलिंग लास्ट डेट तो दिसंबर कर दी जो एक्ट में प्रोविजन हुआ है वो।
रिटर्न तो मुझे सबसे सर टाइमली फाइल करनी, रिटर्न के लिए मुझे जुलाई है अक्टूबर है तो दिसंबर अक्टूबर, दिसंबर दिसंबर चल दिसंबर जाएगा ना, मैक्सिमम, दिसंबर मैक्सिमम, बेसिक लेकिन फॉर्म 67 मुझे मार्च तक अलाउड है। 5 तक का कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब वो उसके बाद भी लेगा, दिसंबर के बाद भी लेगा। क्योंकि सर अगर मैं अगर मुझे कह देते अगर मुझे दिसंबर तक अगर आपको फॉर्म 67 फाइल करना है तो वर्चुअली मेरा जो सपोज इसी साल का एग्जाम्पल लेते हैं, दो हम्म 2023 का एग्जाम्पल लेते हैं, 2022 टू फरवरी मार्च है ना, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा है। दो कई ठीक। केसेस में जैसे जैसे हमारे यहाँ सैलरी स्लिप होती है या मंथली जैसे अवेलेबल होता है, वहां तो अवेलेबल हो सकता है, जैसे पहले क्वार्टरली फॉर्म 16 फिर क्वार्टरली एनुअल है ना सर। तो वो तो उसके लिए अगर हम दिसंबर तक लिमिट करेंगे तो फिर बेनिफिट देना ना देना बराबर ही हो गया है ना। अब सर हम बात कर रहे थे कन्वर्जन रेट की, है ना सर। तो कन्वर्जन रेट जैसे जनरली ये है कि सैलरीज के केस में जो होता है सर, कि मेरी सैलरी अगर 30 लास्ट डे को अप्रूव होती है, लास्ट डे को, तो मेरे को उससे पिछले मंथ का जो लास्ट डे था, सपोज मैं अगर मान लूं मेरे नवंबर मंथ की अगर सैलरी थी तो वो अप्रूव होती है अगर 30th नवंबर को, तो मुझे जो कन्वर्जन रेट लेना है वो 31st अक्टूबर का लेना है। अगर मेरी सैलरी 1st ऑफ दिसंबर को अप्रूव होती है तो मुझे कन्वर्जन रेट जो है 30th नवंबर का लेना है। तो वो जो लास्ट मंथ का जो सिस्टम है वो जनरली सभी केसेस में ये ऐसा ही है सर, है नहीं सर। बस क्या एक चीज हम देखते हैं सर, जैसे हम पीजीबीपी की बात करते हैं तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं। सपोज मैं अगर 23-24 की बात करूं तो 31st मार्च 2024 को जो कन्वर्जन रेट होगा पीजीबीपी में तो वो वहां टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ तो जो 31st मार्च 2024 को जो रेट होगा वो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रेट के कन्वर्जन के लिए चालू होगा सर। बाकी चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो, है ना, बिजनेस ऑफ शिपिंग बिजनेस हो या कैपिटल गेन कोई भी हो, तो वो सब लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ की माना जाएगा। तो ये सर एक ही कहानी है सर। अब हमारे यहाँ जैसे नॉन रेजिडेंट्स आते हैं, टेम्परेरीली आते हैं सर, जैसे मैं आपसे सेक्शन 10 क्लॉज 6 के बारे में बात कर रहा था सेशन शुरू होने से पहले सर। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, पहली बात हमें ध्यान रखना है, इट इज अ नॉन रेजिडेंट, वो ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, वो इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, यानी से दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है और उसकी पेमेंट जो है फॉरेन कंट्री के जो एंटरप्राइज है, फॉरेन एंटरप्राइज ही देती है, उस फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है। ये सर हम जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में ज्यादा अगर हम देखते हैं तो हम ये परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की हम जान पाते हैं। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट फिक्स प्लेस की होती है, सर्विस की होती है, यानी सर कई सारे टाइप्स ऑफ पी हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन कि आपका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं इंडिया में, उसके बेसिस पे पी डिटरमाइन होती है। तो अगर हम ये मान ले उस फॉरेन एंटरप्राइज की इंडिया में कोई पी नहीं है और वो व्यक्ति इंडिया में जो आ रहा है सेकंड मंथ जो इंडिया में आ रहा है वो 90 डेज के लिए आता है, उस फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में पहले से कोई बिजनेस नहीं है, और ये जो इंडिया में जो सैलरी उसको हम दे रहे हैं, इंडिया में जो वो सैलरी रिसीव कर रहा है, दैट इज नॉट डिडक्टेबल टू टैक्स इन इंडिया। मतलब नॉट डिडक्टेबल टू टैक्स, हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं तो वो उस बिजनेस एंटरप्राइज जो सैलरी देता है अपने वहां पे वो एग्जेम्पशन डिडक्शन में क्लेम करते हैं। तो क्योंकि वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई असेसमेंट ही नहीं होता है, इंडिया में ही कोई कंप्यूटेशन चार्जेबल टू टैक्स हम नहीं निकालते हैं, इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं निकालते हैं, तो अगर वो 90 डेज तक इंडिया में रहते हैं और उनको जो सैलरी सेकंडमेंट में जब इंडिया में आते हैं, जो सैलरी मिलती है टैक्सेबल, तो सिमिलर कंसेप्ट कई कंट्रीज जैसे में हो सकता है कि भाई आप फॉरेन मतलब इंडिया सिटीजन नहीं है, आपकी एंटरप्राइज इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, आपको 90 डेज से ज्यादा इंडिया में सेटल नहीं है, आपको जो बाहर इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, बाहर ही सैलरी मिली है, तो वो इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं रहेगी सर। सर मेरे ख्याल से समय भी हो गया है सर, तो आप देख सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है आप मानिए ये सर, काफी टेक्निकल सेशन हो गया ना, तो टेक्निकल के मैंने लिए मैंने जाते आपको जाते शुरू में ही समझ कहा था कि सकते हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
हाँ। बहुत नहीं। अभी तो कैपिटल गेन्स इटसेल्फ अगर अब आप करेक्ट करें तो उसमें बहुत कुछ रह गया अभी तो। अभी तो बहुत मुझे कुछ। लगता है हम सर लोग सर बहुत प्रोसीजर कुछ भी है। जा रहे थे, लॉ भी जा रहे थे, तो प्रोसीजर में ज्यादा चले गए तो टेक्निकलिटीज बहुत हो गई, फॉर्म ये फॉर्म वो फॉर्म, तो वो चीजें हम लोग को। इट्स वेरी नाइस सेशन, मजा आया। वी हर्ड यू, कुछ चीजें हम लोग की बहुत क्लियर हुई। तो ये तो सर आपको पहले से ही है सर। सर जैसे मैं, अगर हम थोड़ा सा मैं अ, दो चार सर सर क्वेश्चन जो मैंने आप लूँ सर, थोड़े से जो मेरे पास है सर। हो ले जाए तो लीजिए कोई बिल्कुल। क्वेश्चन देख हाँ। लीजिए, कोई आपका हो क्वेश्चन कुछ अपना। ये, मैं दो बेसिक चीजें पूछना चाह रहा था। एक तो ये है कि सपोज हम जॉब कर रहे हैं फॉरेन में, और तभी ये जैसे कोरोना पीरियड में वर्क फ्रॉम होम आ गया, हम वापस आ गए और यहाँ पे बैठ के काम करते, सैलरी वही हमारी डिराइव हो रही है। इसमें क्या स्टेटस रहेगा हमारा, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का रहेगा, सैलरी का क्या होगा? बड़ी बेसिक सी चीजें बच्चे लोग पूछ लेते थे, कई बार कंफ्यूज से हो जाते, तो इसलिए एक तो वो था। और दूसरा ये था जो टीसीएस वाली बात हो रही थी ना, तो हमारा एक कार्ड बना हुआ था। हम बीच में यूके गए थे, तो एक अपना कार्ड बनवा लिया था हमने वहां जी पे, जो डेबिट कार्ड जिसे होता है, मतलब पैसे भरवा के गए थे। फिर बैंक वाले ने मुझे फोन किया, सर आपकी कहीं जाएंगे कुछ करेंगे 20% आपको टीसीएस लगेगा, इसलिए पहले से आप पूछ लीजिएगा, ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने कहा मुझे कहीं फॉरेन जाना ही नहीं है, चलो बैठे अपना कर लेंगे। ये दो चीजें थोड़ी सी इसमें अगर बेसिक्स बता दे तो बहुत बढ़िया रहे। सर, जैसे पहले आपने बताया ना, वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति है, वो एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि मैं फॉरेन में काम कर रहा हूँ और यहाँ इंडिया में रहता हुआ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इंडिया में फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट हूँ, तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हो जाता हूँ। वर्चुअली टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो मैं यूएस का या दूसरी कंट्री का काम कर रहा हूँ, है ना। तो वहां से क्योंकि सोर्स वहां पे है, तो वो कंट्री कहती है आपको डॉलर में पैसे मिल रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, तो आपके लिए वहां टैक्सेबल है। हम कहते हैं कि आप फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट हैं, तो आप यहीं टैक्सेबल है। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर अभी ओईसीडी ने शायद कुछ वो करा है सर, बट इंडिया ने अभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है, और वो एक कंसेंसस भी नहीं है। तो इंडिया में वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा, और वहाँ जो यूएस में टैक्स काटा है वो इंडिया में वो डिडक्टेबल होगा, जैसे हम फॉर्म 67 की बात करते हैं, हम वैसे ही जाएगा सर। वैभव जी, हमारे बीच में मुकुल जी बैठे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, तो उसमें बाद में बात निकली। जब मैंने यहाँ वर्क किया बैठ के यहाँ पर, यस और सर। मैंने सारे यूएस का किया टोटल ना, यस और सर। मुझे सपोज करो जितने भी कॉन्टेक्ट मिला। एंड व्हाट अबाउट द जीएसटी, अब मैं उसमें जीएसटी का क्या स्टेटस रहेगा? इनकम टैक्स तो चलो आपने होगा, हाँ जीएसटी का। सर। देखिए, जीएसटी का जो इशू है ना, जीएसटी में सर्विसेज को स्पेशली ट्रीट किया गया है। उसके रूल्स भी बिल्कुल अलग फ्रेम किए गए हैं, और जो सर्विसेज बाबत एक्सपोर्ट हैं, उनमें से कुछ सर्विसेज तो बाय स्पेशल नोटिफिकेशन टैक्स कर दी गई, और धीरे धीरे गवर्नमेंट एक तरह से एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाती जा रही है, विच इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोर्ट बीइंग फ्री फ्रॉम एनी इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कुछ एक्सपेंसेस गुड्स को भेजने के लिए जो सर्विसेज के बाबत होते थे, सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस है या कुछ आउटवर्ड फ्रेट हैं, उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती जा रही है, वो चीज स्पेशल नोटिफिकेशन से गवर्न होती है। और बाकी जो सर्विसेज बाहर दी गई हैं, अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया शुरू शुरू में आया कि साहब अगर कोई फिल्म स्टार पेरिस में जाके अपने बाल कटवाता है और वहां पर वो पैसा देता है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स देने की जिम्मेदारी उसकी इंडिया में होगी। ये एक बड़ा इशू बना था कि सर्विस टैक्स के जो रूल्स आए हैं उसके तहत उसकी लाइबिलिटी यहाँ बन जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जो सर्विसेज इंडिया में इंडियन सिटीजन्स ने कंज्यूम की है, वही टैक्सेबल है। फॉरेन सिटीजन्स भी आते हैं और वो इंडिया में वो सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। और वो जो सर्विसेज पर गुड्स और सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि सर्विसेज आर कंज्यूम्ड इन इंडिया, तो उसका बेनिफिट उसको वापस अपने घर जाते हुए
नहीं मिलता। जैसे गुड्स अगर वो विदेश में वापस ले जा रहा है खरीद के, तो उसका रिफंड मिल जाता है। जैसे पहले वैट का था, गुड्स एंड सर्विस मुकुल टैक्स, जी, तो मुकुल जी, वो नहीं मिलता है। सर जी आप सर। पॉइंट से डेविएट हो गए। हाँ। पॉइंट ये है कि वहां का रेसिडेंट था, वहां का एम्प्लॉय है, इंडियन है, वो इंडिया आके माँ बाप के पास रह रहा है और वहां का काम कर रहा है। इज इट नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? तो जीएसटी तो लगेगा ना भाई। देखिए, सर्विस एम्प्लॉयमेंट के बाबत जो उसको रिसिट्स हो रही हैं, वो तो इंडिया में हाँ, भी टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, तो वहां तो वो टैक्सेबल नहीं मुकुल है। जी, मैं जरा इसको आपको एग्जाम्पल देके तो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएस का सिटीजन हूँ, मतलब यूएस में रहता हूँ, ठीक है। अब मैं इंडिया में आ गया, यहाँ पर किसी कोविड की वजह से कैसे आ गया, और मैं यहाँ मोर देन 182 डेज से ज्यादा रह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ कोई गुड़गांव की फर्म का कोई भी वर्क था जो मुझे वहां मिला था उस टाइम में, और तो वहां ना करके मैंने यहाँ आके किया, सपोज इंडियन का वर्क है, मतलब गुड़गांव की कोई फर्म थी, वहां ना करके मैंने यहाँ करा। अब पेमेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में मुझे जो वर्क वहां मिला था, तो क्या यहाँ जीएसटी काटने की लायबिलिटी आती? यहाँ ये मेरा पॉइंट है अपना। देखिए, यदि वो उसने वो प्रोफेशनल काम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया है, और सर्विसेज जो दी हैं वो डायरेक्टली गुड़गांव की फर्म को दी हैं, तो वो यहाँ टैक्सेबल हो जाए, बिकॉज देन दो सर्विसेज आर डीम्ड टू बी पास्ड ऑन विद इन इंडिया, विद इन जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ इंडिया। अगर यही सर्विसेज वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी यूएस की कंपनी को देता है अंडर द रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉई, तो वो टैक्सेबल नहीं हुई, चाहे वो गुड़गांव की फर्म को वो अल्टीमेटली जा रही है, बट वो जा रही है यूएस की कंपनी के थ्रू। यानी कि इस वाले केस में जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, मतलब जब यहाँ पर दे रहा है हाँ, आपको। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर दे रहा है और उसकी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यस। चलिए, वैसे हमने डिस्क्लेमर लगा रखा है स्टार्टिंग में, कोई इसको मतलब वो ना मान ले कि क्या चीज क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ये बड़े एक चीज पुरोहित साहब भी मानेंगे सर, इसमें जीएसटी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड यस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इस पे एक्ट कोई ओपिनियन ऑफ एंड एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता नहीं unless किया you जाता, वो unless you रीजनेबल go नहीं through है, the जनरल exact डिस्कशन documents में। and everything. जी जी। थोड़ा सा भी सिचुएशन में डिफरेंस बिल्कुल ओपिनियन को चेंज कर देता है। टिकलिश है बहुत इशू। बहुत टिक्लिशन, बहुत, हाँ, और सेटल्ड नहीं है, तो इसलिए और भी ज्यादा मुश्किल है। ये सब बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं और इंटरप्रिटेशन इतने हो जाते हैं। हर इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करने वाले आपको सर्कुलर्स मिल जाएंगे, कितने कंट्राडिक्टरी सर्कुलर्स हो जाते हैं। द थिंग्स ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन वही डिस्क्लेमर लगा है ना सर। वो तो स्टार्टिंग में हर एक में लगा हुआ है। मैं लेकिन बोलता चला जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दिमाग में आता कह देता हूँ। नेब साहब, जी सर। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम लोग इंडियंस की एक आदत बन गई है कि प्रोफेशनल ओपिनियंस या लीगल ओपिनियंस को बहुत गंभीरता से हम बिफोर एक्टिंग अपॉन दी ट्रांजैक्शन हम नहीं लेते, और उसका बड़ा एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आपके ऊपर टैक्स लगता है, तब कहते हैं साहब गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा था, उसकी समझ में नहीं आया, वो तो साहब वो दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्टेड था। हम अपनी नहीं सोचते कि हमें ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना चाहिए था, उसके सब एस्पेक्ट्स को समझ के तब ट्रांजैक्शंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हम लोग परिपक्व होंगे। देखिए कितना रोहित साहब, समय मैं लगता डॉक्टर है साहब के पास मैं गया, डॉक्टर साहब के पास गया दिखाने अपना। तो बाई चांस मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या ये मेडिसिन थोड़ी महंगी थी, क्या डॉक्टर साहब मैं इसकी मेडिसिन जेनरिक ले लूँ क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं, जूते ब्रांडेड पहनते हैं, तो मेडिसिन ब्रांडेड क्यों नहीं लेते हैं? मतलब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जहाँ चीज, आपने मुकुल जी ने बहुत सही कहा कि जहाँ लीगल एडवाइस, जैसे हम लोग देखते हैं पहले आर्किटेक्ट को कोई कुछ नहीं समझते, मतलब अब आर्किटेक्ट हमारी कितने चीजों को सेव कर देते हैं। मतलब ऐसी प्रोफेशनल्स हमारे जो भी, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे लॉयर हो, वो हमें कई चीजों से बचा के रखते हैं सर। हमें ये तो मैं ऐसा समझता हूँ एक प्रकार से मेडिक्लेम की जैसे पॉलिसी होती है कि हर साल हम एडमिट नहीं होते हैं, पर जब भी कभी एडमिट हो गए तो वो सारा रिकवर हो जाता है हमारा।
तो प्रोफेशनल की फीस तो मैं समझता हूँ मेडिकल पॉलिसी की तरह से है। सर इसीलिए तो रिटेनरशिप देते हैं आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेनरशिप देती है कि भाई हमको एडवाइस करते रहो। हाँ, मतलब कौन से पॉइंट से किस चीज से कहाँ वो उसको फायदा हो जाए, मतलब। नहीं, एक जो मुकुल जी ने बात कही ना, उसका एक बेसिक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा, आप लोग को अच्छी लगे या ना लगे। एनी लीगल एडवाइस which has been paid for by the SSC, he will follow. जो उसने Yes. वैसी ले ली और मुफ्त में सोचता है कि करके बैठ गया हूं, तो वहां वो ही इज नॉट सीरियस अबाउट दैट। ये मैंने देखा है, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सर मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा कैपिटल गेन के बारे में, मैंने उसको बता दिया कि नहीं लगेगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो दूसरे सीए के पास गया, उसको फीस दे करके उससे जब उसको सलाह मिली तो उसने बोला कि हाँ नहीं लगेगा। मैंने बड़ी बेसिक सी चीज बताई कि इसलिए कहाँ हम लोग सीरियस होते हैं, जहाँ हमारा पैसा खर्चा होने लगता है नहीं, ना, इसलिए वहाँ फ्री serious एडवाइस होना नहीं देनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेरी टेक्निकल ओपिनियन थी सर। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। हाँ, और भले ही आपका कितना भी एक्सपीरियंस है और आपने जो बताई है वो बिल्कुल सही चीज हो, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं होती। Yes. जी मगर एक बात और भी है, बता दीजिए एक बात तो और भी है मुकुल जी, जी रिटिन ओपिनियन आपने दे दिया, जी आपने राइटिंग ओपिनियन दे दिया और डिस्क्लेमर नहीं दिया, तो कल वो आपको उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सू कर सकता है, बिल्कुल कर रॉन्ग एडवाइस पे, अगर वो एडवाइस सही नहीं निकली तो। नहीं सर, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी सीरियस प्रोफेशनल है तो वो सारे एस्पेक्ट्स को देख के समझ के प्रॉपर रिसर्च करके जो भी केस लॉज उसके सामने है या इंटरप्रिटेशन सामने है उनको देख के देता है। तो मैं नहीं कहता कि गलती होने की संभावना नहीं है, बट गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब वो बात और है कि असेसिंग अथॉरिटी उसको फर्स्ट स्टेज पे ना माने, सेकंड स्टेज पे ना माना जाए, लेकिन ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में उसको अप्रिशिएट किया जाए कि और वो ओपिनियन के हिसाब से ही आगे नहीं, असेसमेंट हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग ओपिनियन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, हाँ, इसलिए हमने डिस्क्लेमर पहले ही लगा रखा है सर, हमने अपने स्टार्टिंग से, क्योंकि हर एक के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं ना, तो आए एक चीज समझाए अपना, और क्या। चलिए हाँ, वैभव जी, कोई और क्वेश्चन रह गया इसमें, क्या नहीं? देखिए, मैं सर की बात सर रोहित सर कह रहे थे ना कि अगर हमने डिस्क्लेमर नहीं दिया ऑन लाइटर नोट सर, है ना, कि हमने अगर डिस्क्लेमर नहीं दिया तो हमारी कोर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम सुए हो जाते हैं सर, है ना। मैं पर्सनली मानता हूँ कि एसएससी अगर या जो क्लाइंट है हमारा, वो अगर इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा तो वो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ले जाएगा, देन ही वुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड आवर ओपिनियन। तो दैट्स ट्रू। अब चलिए वैभव जी का एक ही सवाल बचता है, वैभव जी करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कि आप सेशन कब बंद कर रहे हैं अपना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं, मैं नहीं, ऐसा वैभव जी अब मैं नए नए किसी और चीज में सेशन को लेकर आएंगे और इसमें चीजें लाएंगे। तो चलते चलते सर वैभव जी, मैं एक चीज मैं पूछ लेते चलते चलते, जो ये हाउसिंग प्रॉपर्टी जैसे हम आउटसाइड इंडिया के हम लोग दिखाते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है और हमारा जो वो तो मिलेगा ना उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो या 2 लाख वाला क्लॉज रहेगा उसके अंदर, एक्चुअल रहेगा किस तरह से, मतलब। सर आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने अगर हाउसिंग लोन आउटसाइड इंडिया लिया है और मैं हाउसिंग लोन का जो 2 लाख का बेनिफिट है वो लेना चाहता हूँ, तो नहीं, सर मेरा मेरा उसमें क्वेश्चन एक और ऐड कर दूं, जो मेरी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और मेरी रेंटल इनकम है और मेरी लोन भी आउटसाइड इंडिया है, मतलब नॉन इंडिया का नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुबई में प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब रेजिडेंट हो गया उस पर यहाँ पर, अब मुझे वहाँ की रेंटल इनकम दिखानी है यस सर, और मैंने लोन भी सपोज वहीं ले रखा है। यस सर। आप कहना चाह रहे हैं सर, लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। मिलेगा ना उसको? हाँ जी, और अगर वो है। यस यस, हाँ, यस यस, और सपोज मैं मैंने वो जो मैंने जो थोड़ा सा रिसर्च किया था उसमें मैंने देखा है नहीं, ठीक कि है सर, मिलेगा। लोन, और उस पर लिमिट भी लागू नहीं होगी ये 2 लाख लिमिट वाली। भी लागू नहीं है, बिल्कुल, यू आर राइट। नहीं, परंतु या आप थोड़ा सा इसको जरा उल्टा कर दें, वो जो मैंने सपोज करो कि यहाँ से लोन लेके दिया, यहाँ से तो संभव हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, जब ये बैंक देगा भी नहीं शायद। नहीं, क्यों नहीं देगा? दे देगा? आजकल बैंक देते हैं। अच्छा, दे अगर देते आपकी तो यहाँ पे वर्थ है तो बैंक आपको लोन देगा, आप ठीक उस है। पैसे को कहीं भी यूज करो। अब उस इंटरेस्ट का पोर्शन का क्या होगा, वो मिलेगा? वो फिर 2 लाख की लिमिट लग जाएगी अब जब इंडिया में लोग। मगर एक सवाल ये है कि वो जो 2 लाख की लिमिट ये है,
वो इंडिया में ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप तो उसी पे हाँ, लगती है। बस वही लगती है ना। हाँ अब ये रिवर्स सिचुएशन के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने चलिए। देखा था उसमें चलिए, ये भी उसमें सवाल ये था कि वहां के लोन पे जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो एक्चुअल इंटरेस्ट आपको डिडक्शन Actual- मिलेगा। हाँ क्यों वैभव जी? अच्छा सर नई चीज सीखने अरविंद को जी, है। हाँ? एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन मैं और रखना चाह रहा था, क्योंकि पुरोहित साहब की प्रेजेंस है, पुरोहित साहब से इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना, समय ढूंढना, हालांकि बनारस में हम मिलने वाले हैं बट समय नहीं मिल बनारस में मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा सर, आपने नहीं कराया तो नहीं था डेलीगेशन नहीं? नहीं बनारस में नहीं, कलकत्ता में कलकत्ता मिलूंगा। कलकत्ता कलकत्ता अच्छा में। कलकत्ता हाँ में है। हम्म, कलकत्ता तो अभी दूर है। बहुत दूर है। चलिए साहब, अच्छा अज्ञात एक साहब। क्वेश्चन ये है, वैभव जी भी हैं आप भी हैं, जैसे इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है हम्म और बट यूएस में या जर्मनी में इनहेरिटेंस टैक्स है और बहुत हैवी है। कुछ स्टेट्स में तो यूएस में मतलब 35 से 48% तक का इनहेरिटेंस टैक्स है, विच इज वेरी वेरी हैवी। अब उसमें जैसे रेजिडेंट जर्मनी का ही है या यूएस का है, उसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, जैसा वैभव जी ने कहा कि वहां का रेजिडेंट है तो वहीं की ड्यूअल टैक्स ट्रीटी के तहत यदि उसे कुछ एग्जेम्पशन मिलते होंगे तो वो मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी तो है इंडिया में, इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स है नहीं, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी पर टैक्स जर्मनी को या यूएस को लगाने का अख्तियार है? नहीं लोकल है। स्टैंडिंग इज इन इंडिया। देखिए, इनहेरिटेंस टैक्स तो जिस कंट्री की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है उसी कंट्री ले सकती है, दूसरी कंट्री की प्रॉपर्टी पे इनहेरिट टैक्स कैसे लेंगे? मेरा भी यही सोचना था, लेकिन हाँ जर्मनी में कुछ नोटिस इस तरह के आए हैं जहां पर जैसे अभी गिफ्ट के थ्रू उन्हें प्रॉपर्टी मिली या इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिली, क्योंकि गिफ्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो आजकल 1% पे कर दिया कुछ स्टेट्स ने, या 0% पर भी है। तो काफी लोग इनहेरिटेंस टैक्स से बचने के लिए गिफ्ट के थ्रू भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करा ले रहे हैं। क्लैरिटी रहती है, लिटिगेशन नहीं होता है किसी भी तरह का। तो वहां पर वो ये कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है अब इस साल में, तो टैक्स आप यहाँ का दीजिए। अब प्रॉपर्टी अल्टीमेटली क्या प्रॉपर्टी होगा ये तो मुझे एक्विजिशन नहीं पे पता, कहाँ टैक्स लेकिन लगता है? नोटिस आ रहे हैं इस तरह के। तो वहां का लॉ देखना पड़ेगा साहब, अभी चलिए उनका लॉ देख के बिना कैसे कहा जा सकता है? चलिए, जी जी जी। ये ठीक है। तो ये वैभव जी, जब चलते चलते जब इन्होंने मुकुल जी ने सवाल पूछा और हम पूछ लेते हैं, जो स्टार्टिंग में आदरणीय पुरोहित साहब ने कहा था, जो नॉन रेजिडेंट है उसको पीपीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या होता है कि जो अकाउंट यहाँ से चले गए, नॉन रेजिडेंट हो गए, अब वो पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका ना मत एक्सपेंस हो करवाइए। रहा है ना, तो वो लीगली तो गलत है। तो हाँ ऐसे केस में क्या हो सकता है, मतलब कि वो पैसा जो उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके अंदर, तो वो सर टैक्सेबल होगा या फिर वो टैक्स फ्री रहेगा, मतलब उसका? सर टैक्सेबल तो रहेगा ही, सर रहेगा सर वो। है ये सर टैक्सेबल रहेगा सर, ये आपका टैक्सेबल सवाल रहेगा ना? सर। बिल्कुल सर, ये आपका सर। कायदे में देखा जाए कि वो नॉन रेजिडेंट है, वो उसमें पीपीएफ में जमा हो रहा है, उसको एक्मुलेट होकर कुछ मिल रहा है पैसा, जी जी और जी। तो पीपीएफ जो वो है वो सेक्शन 10 12 का बेनिफिट नहीं ले पाएगा सर। नहीं ले सकते ना। हाँ। तो इसका मतलब कि जो ये सवाल सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस सवाल को सर पहली बार हम आपके साथ मीटिंग करे थे ना सर, सैलरीज के ऊपर जब मेरा छोटा सा डिस्कशन चल रहा था, तो ये सवाल आपने तब मेरे सामने रखा था। तो नहीं, मैं तो अब दूसरा सवाल रख रहा हूँ, मतलब वो तो वहां तो है, मतलब ये सवाल ये है कि जो पुरोहित साहब ने बात कही और वो जमा कर दिया, तो क्या वो जब एक्मुलेट होकर मिलेगा जिस फाइनेंशियल में कंप्लीट हो रहा है, तो वो तो फिर वहाँ टैक्सेबल होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, फिर आप नहीं, एग्री वहां करेंगे? क्यों टैक्सेबल होगा? सर रूल तो ऑफ फॉर्म सब्सटेंस की बात करते हैं सर, पीपीएफ में मैं जैसे एक नॉन रेजिडेंट हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू हैव अ पीपीएफ अकाउंट, है ना सर। तो वो दो मैंने टेक्निकली पीपीएफ अकाउंट में खोला है, बट इट शुड बी ट्रीटेड एज अनदर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और अनदर सेविंग अकाउंट, अनदर करंट अकाउंट, एज द केस may be. It should not be treated as a PPF account to make me eligible under section 10 if we go by the substance of the law, है ना। If we go by the form, since I have opened a PPF account and everyone who is opening a PPF account interest is exempt, if we go by the form then it would be exempt. So it depends upon how you take. नहीं पुरोहित साहब, मेरा क्वेश्चन ये था जो आप स्टार्टिंग में हुआ, जब नहीं उसमें सर, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ
और मैंने पीपीएफ अकाउंट खोला 5 साल 7 साल, उसमें पैसा डाल दिया, इसके हम्म। बाद मैं माइग्रेट कर गया यूएस को। करेक्ट। नहीं सर देखिए एक मिनट, वो वाला Situation खर्चा वहाँ तो कोई different दिक्कत होगी नहीं सर। ना, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आप माइग्रेट कर गए और आपके फैमिली वाले आपके अकाउंट में जमा करते रहे, सपोज, या नहीं आपको करना पैसे चाहिए, भेजते, मैं उसकी दे बात कर शुड, रहा हूँ। नो दे शुड या इमीडिएटली क्लोज स्टॉप हाँ दैट यस अकाउंट। यस, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ सर, उसमें वहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे जमा नहीं करने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। हाँ यस यस, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, वो आपको मिलते हैं सपोज, उससे एक्यूमुलेट होने के बाद, तो वो तो लॉ का वो हो गया ना मेरा, यस। सीनियर चलिए सिटीजन अकाउंट का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। या ना ना, हाँ, चलिए आदरणीय नायब साहब। एटीसी में पीपीएफ का भी नहीं मिलता, नहीं नहीं, तो वो तो फिर आपको अकाउंट स्टॉप, उनको इंटीमेट स्टॉप, कर यस, देना चाहिए वो तो पीपीएफ बैंक को में कि जाते भाई आई हो, एम माइग्रेटेड, या तो माइग्रेट या तो हमारी, तो ये हमारा इमीडिएट अकाउंट क्लोज कर दीजिए, स्टॉप कर तो वो दीजिए। अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर या उस पर फिर उस पर इंटरेस्ट मिलना भी बंद हो जाएगा। या यस, वही मैं आपसे कह रहा था ना, मेरा पॉइंट ये होता ना, हाँ, मेरा पॉइंट वो था, वहां उसमें तक तो कोई इंटरेस्ट दिक्कत मिलना ही नहीं। बंद हो जाएगा। या हम्म। चलिए आदरणीय नायब साहब के पीछे से बुलावा आ गया, आप जल्दी बोलो। बोलो, वो मेरे को भी आने वाला है सर, 7:30 बजे डिनर टाइम वही है। करा। कहीं जाना था हम लोग को उसीलिए कि लाइए फोन चार्ज कर दे, मैं कह मेरा फोन चार्ज है बात नहीं। सर, तो वैभव जी को धन्यवाद दीजिए एंड लेट अस क्लोज द सेशन। मैं दे दूं? वैभव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन Yes, मेरा sir. ख्याल है कि अभी भी हाँ बहुत यस, सब्जेक्ट कुछ जितनी आपने तैयारी की थी वो भी पूरा आप कवर कर नहीं पाए हैं, इसलिए एक सेशन हम आपको और तकलीफ देना चाहेंगे। सर, मैं तो कई सेशन लेना चाहूंगा। जो सर ने कहा मैंने ले लिया, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ना फरवरी तक थोड़ा सा बिजी है। नहीं तो आप पहले अपना काम निपटा लीजिए, अपना इसके काम बाद है ना, देखेंगे। इसलिए कोई मैंने दिक्कत सर को कई बार सर को मना कर चुका था मैं, इसलिए मैंने मना करना ठीक कोई नहीं दिक्कत समझा कोई सर। दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ वैभव जी 2 वर्ड है हमारे यहाँ, हरी कृपा हरी इच्छा। हो गया है, उसकी कृपा है, नहीं तो उसकी इच्छा है, तो इसलिए हम लोग कभी चिंतित नहीं रहते, नेवर, किसी तरीके से कोई नहीं। चलिए वैभव जी, आपका आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो वाक कहते हैं ना, समय निकाल के आए, तो आपने खुद ही बता दिया कि आपके सब बड़ी रहा है कि इसमें तो वैसे भी उसका सोसाइटीज और इन सब का ट्रस्ट वगैरह के रिटर्न का और बैलेंस शीट का चल रहा है काम, तो टाइम वाकई में अब तो हर महीने कहीं ना कोई टाइम बारिंग चलता रहता है। तो आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, और गणेश पुरोहित साहब का पीछे जैसे हम तो आज उनको इस तरीके से सुन रहे थे जैसे कि आज से 30-35 साल पहले क्रिकेट की कमेंट्री चलती थी, बीच में लाला अमरनाथ जी के कमेंट्स के लिए होता था कि वो बड़े स्पेशल कमेंट्स के लिए आते थे, तो बिल्कुल उसी तरीके बीच में कहते थे। अब बीच में इनका जो इंटरफेरेंस रहता था बिल्कुल इस तरीके से कि आपको क्या कहना, या फिर बीच में रोक के ऐसा नहीं ऐसा है, इसको इस तरीके से कर लो, तो कहते सीनियर आदमी का एक बीच में कि हाँ बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, जहाँ थोड़ा सा बच्चे डाइवर्ट हुए तो उन्होंने आके कहा नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। तो दैट इज मतलब देखने में, सुनने में और महसूस करने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो द कॉम्बिनेशन वाज वेरी नाइस। और जिनका जिस तरीके एक गार्जियन की तरह का होता है पुरोहित साहब का, तो उस तरीके से ही वाज ट्रीटिंग द सेशन, होल्डिंग द सेशन। और वैभव जी, आप कहे तो रहे थे तैयारी करके नहीं आए, लेकिन आपने हर सवाल का जवाब दिया, किसी भी आपने ये नहीं कहा कि हमको इसको बाद में करेंगे। और यू आर ऑलरेडी being a chartered accountant, senior chartered accountant now, you are acquainted with each and everything। और हम लोग की कई भ्रांतियां दूर हुई, कुछ एक रह गई हैं, उसके लिए अब आपने कहा फरवरी के बाद, फरवरी बहुत दूर नहीं है, फरवरी के बाद मार्च में अप्रैल में जब भी होगा सर एक सेशन लिया जाएगा। तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज कुछ चीजें हमें भी क्लियर हुई, मेरी डॉटर भी वहां पे है यूएसए में, और कुछ मुझे लगता है आपने बातें सुन के कुछ गलतियां मैं भी कर रहा हूँ, वो सब I'll have to stop it। जो बचपन से चली आ रही थी तो तो आज के आपके उद्बोधन के लिए, आपकी विद्वता के लिए, आपके प्रकांड पांडित्य के लिए, आपके आज का जो इवन इवन बीच बीच में हमारे मुकुल जी ने भी जो एड ऑन किया है, अरविंद जी ने एड ऑन किया, जिसे कहते हैं ना कॉमन एक इंटरेक्शन टाइप का था। तो प्रभु जी और गणेश पुरोहित जी लीड कर रहे थे, वी आर जस्ट फॉलोइंग द थिंग्स। और शेखरी साहब, उनके पता इंटरेस्ट का था या नहीं था, बट ही वाज लिस्टिंग टू ईच एंड एवरीथिंग, कोई उबासी नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से बैठ कर सुन रहे थे। आप सबका आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गणेश पुरोहित साहब, हाँ। धन्यवाद आदरणीय अनके नेप साहब, धन्यवाद आदरणीय वैभव गोयल जी, आपने समय निकाल के दिया, धन्यवाद आदरणीय मुकुल गुप्ता जी और अशोक शेखरी साहब।
और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज के विचार 2 हैं, एक तो विचार है 1 लाइन का, दूसरा विचार है 2 लाइन का। सबसे पहले 1 लाइन का विचार। 1 लाइन का विचार है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। और दूसरा है 2 लाइन का, सहने की दर्द, सहने की दर्द इस तरह आदत सी हो गई, सहने की दर्द इस तरह आदत सी हो गई, रहते हैं जब सुकून में तो बेचैन रहते हैं। शादीशुदा लोग के साथ यही प्रॉब्लम है। सहने की चलिए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते थे। शांति 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 शांति। प्रणाम, सभी को प्रणाम। सबका धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः